इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, टोटल कितनी टेक्नोलॉजीज हैं? कौन कौन से अपन ने कर चुके हैं, राइट? अब आज का हमारा टारगेट होगा कि हम थोड़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी आजकल इस्तेमाल में भी आती है, ठीक है? सो टेक्नोलॉजी को करने से पहले आई जस्ट वांट यू पीपल कि आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें ओवर अ कॉन्सेप्ट. एंड व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ें कराई थी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जब मैंने शुरू में आपके साथ बातें करी थी, तो मैंने आपसे चीज़ें कही थी कि एक होता है इंटेलिजेंस, जिसके कि दो प्रकार हो सकते हैं. नेचुरली वो आ सकता है, से अपन लोगों के अंदर आया, कई लोगों के पास कम आया, कई के पास ज़्यादा आया. और आर्टिफिशियली भी इंजेक्ट हो सकता है. बोलो हाँ या ना? इसको हमने क्या बोला? दैट इज व्हाट? दैट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि हमने क्या किया? हमने क्या किया? मशीन को, हमने सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाया. क्या बनाया? इंटेलिजेंट बनाया. इंटेलिजेंट बनाने का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट बनाने का मतलब मोहित ये होता है कि वो सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है सब चीज़ें. मान लो आप सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी, तो आपका दिमाग में चलता है ना कि जो आपके पास स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है गालियों की, आप भी रिवर्ट बैक करते हो. सो ये बताने की जरूरत नहीं है. यू आर इंटेलिजेंट इनफ हाउ टू रिवर्ट दैट पर्सन बैक. सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जानता है कि मुझे कैसे रिवर्ट करना है. से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको जब आप अपना यूट्यूब ओपन करते हैं, सो यूट्यूब जब आप ओपन करते हैं तब आपको ना जितनी सारी चीज़ें दिखती हैं वो ऑलमोस्ट उसी डोमेन की होती हैं, उसी एरिया की होती हैं जिस एरिया पे आप ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं, है ना? अगर मैं चाहूँ तो आप किस फ्लेवर की चीज़ें पसंद करते हैं, मैं बाकी कोई हिस्ट्री देखूँ या ना देखूँ, अगर मैं आपका यूट्यूब भी स्क्रॉल कर लूँगी ना तो मुझे आपका टेस्ट पता चल जाएगा और आप क्या क्या चीज़ें देखते हो मालूम पड़ जाएगा. समझ रहे हो? सिर्फ यूट्यूब को स्क्रॉल करने से. क्यों? क्योंकि यूट्यूब में क्या लगा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी है, जो कि मुझे क्या दे रहा है? अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मुझे क्या दे रहा है? ऑप्शंस दे रहा है कि आप ये वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी देख लो. इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? इतनी बात, कोई दिक्कत? चलो, ओके. नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस टॉपिक कॉल्ड एज वेब 3.0. वेब 3.0 जिसका नाम क्या है? सिमेंटिक वेब. जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ये कॉन्सेप्ट जो है इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको झलक बता दी अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. टॉपिक का नाम क्या है? वेब 3.0. अब अगर ये 3.0 है, सो कुछ ना कुछ 2.0 भी होगा और कुछ ना कुछ 1.0 भी होगा. तो एक तरीका तो ये है कि भाई जो सिलेबस में है वो पढ़ा दूं, और दूसरा तरीका क्या है कि बेसिक से पढ़ा दूं. बताओ क्या किया जाए? बेसिक से पढ़ना है? चलो आओ. सो बात है बेटा अप्रोक्सीमेटली 20-25 साल पुराने लॉन्च हुआ वेब 1.0. वेब 1.0 लॉन्च हुआ. वेब 1.0 के अंतर्गत क्या होता था? वेब 1.0 टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी वेबसाइट्स बनती थी उसमें यूजर को एक ही ऑप्शन मिलता था, और वो ऑप्शन क्या होता था? चीजों को डाउनलोड करने का. क्या ऑप्शन मिलता था? सिर्फ आपको, आप जाते थे वेबसाइट खोलते थे और आपको जो डाउनलोड करने का मन करता था आप वो डाउनलोड कर सकते थे. अब क्या हुआ? विद द टाइम यूजर ने क्या करी? डिमांड करी, नहीं भाई ऐसे कोई बात थोड़ी होती है, ये कोई बात होती है? नहीं, हमें भी क्या करना है, हमें डाउनलोड के साथ क्या क्या चाहिए? हमें अपलोडिंग भी चाहिए. लोगों ने डिमांड किया. हम क्यों सिर्फ दूसरों का देखें? हम भी तो चाहते हैं हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हम कुछ अपलोड कर पाए, जैसे कि फेसबुक. उस पे हम अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड कर पाए, अपना स्टेटस अपलोड कर पाए और फिर 4 लोग देख पाए. तो वी वांटेड व्हाट? अपलोडिंग का फैसिलिटी. सो इट केम एज वेब 1.0 के बाद आया वेब 2.0.
and web 2.0 is equal to web 1.0 plus something. And what was the something? Uploading facility. यानी कि web 1.0 में क्या मिल रहा था आपको? अब क्या मिलेगा आपको? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग बोथ. सो ये कहानी थी अप टिल वेब 2.0 की. तो ये था हिस्ट्री. अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे सिलेबस में वेब 3.0 है तो आप मुझे बताओ क्या वेब 3.0 वेब 2.0 वेब 2.0 प्लस समथिंग होगा या नहीं होगा? बस इतने क्वेश्चन समझ गए. यानी कि वेब 3.0 के अंतर्गत बनी हुई वेबसाइट्स पर आपको वेब अपलोडिंग की सुविधा भी मिलेगी और डाउनलोडिंग की सुविधा भी मिलेगी. चलो, बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां खत्म नहीं होती. इसके बाद वेब 4.0. वेब 4.0 इज इक्वल टू 3.0 प्लस समथिंग. अब बात यहां भी खत्म नहीं होती. वेब 5.0 which is equal to web 4.0 plus something. तो अगर मुझे आसान शब्दों में समझाना हो तो these are the equations जिसके थ्रू मैं किसी को भी ये चीजें सिखा सकती हूँ. क्या इतनी बात आपको समझ आई? फटाफट स्टिकी नोट निकालो और ये इक्वेशन लिख लो, क्योंकि जब आप ये कंटेंट पढ़ने के जाएंगे ये समरी होगी, इससे आपको समझ में इजीली आ जाएगा फॉर द एग्जामिनेशंस. ये इक्वेशन आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी. ये इक्वेशंस मैंने इतना पढ़ पढ़ के समराइज करी है ना फॉर यू स्टूडेंट्स कि आपको चीजें समझ में आए. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. डन. अब डैश भरे. Web 1.0 gave the facility of downloading. Web 2.0 gave the facility of Web 1.0, which is downloading plus uploading. Now coming to Web 3.0, 4.0 and 5.0. So in case of Web 3.0 हमने क्या बोला कि Web 2.0 यानी कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक चीज और जुड़ जाएगी और उस चीज का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फेसबुक आज की डेट में किस वाले वेब पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो फेसबुक पे आपको अपलोडिंग की फैसिलिटी मिल रही है, डाउनलोडिंग की मिल रही है, और क्या उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है? बिल्कुल है, डेफिनेटली है. क्या वो आपको दिखाता है पीपल यू मे नो, है ना, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी दिखाता है. और अगर आपने कोई स्टेटस अपलोड किया था 1 साल पहले तो उसको दिखाता है कि स्टोरी आपने अपलोड की थी 1 साल पहले. आप वो सारा इंटेलिजेंस का यूज आप देखते हो. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक द नेचुरल इंटेलिजेंस बट इट इज बाय द मशीन. ये किसके पास होता है? मशीन के पास होता है. ये किसके पास होता है? मशीन के पास होता है. इट इज बीइंग इम्प्लांटेड आर्टिफिशियली. चीजें कैसी रहती है? आर्टिफिशियल इन नेचर रहती है.
जैसे कि मैंने आपको एक बार एसी का एग्जांपल दिया था कि मैं एसी लेने के लिए जा रही थी, तो एसी वाले ने कहा मेरे को तो 32,000 का एसी मिल रहा था, बट उसने कहा मैम 40,000 वाला ले लो। मैंने कहा मैं क्या करूंगी 40,000 वाला? कहते मैम इसमें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके अंदर? कहता मैम जब ये देखेगा रूम में बहुत गर्मा गर्मी हो रही है तो ये कूलिंग बढ़ा देगा। बात समझ आई? तो वो क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ओके अब आते हैं वेब 4.0 के ऊपर। नाउ वेब 4.0 गिव्स द फैसिलिटी ऑफ वेब 3.0 प्लस समथिंग, यानी कि आपको डाउनलोडिंग भी मिलेगा, आपको अपलोडिंग भी मिलेगा और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिलेगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कोई ऐसी चीज मिलेगी जो कि अभी तक नहीं मिल रही थी। एंड व्हाट वाज दैट? That was something greater than the artificial intelligence, or I can say the advanced level of artificial intelligence. So guys क्या होता है, जैसे फोन के भी आप क्या होते हैं वर्जन्स आते हैं ना, तो जब भी कोई वर्जन नया आता है तो उसमें कोई ना कोई चीज क्या होती है एडवांस लेवल की होती है। तो यहाँ पर क्या आया बेटा आपका एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पर कि आपको 2-4 सुविधाएं और एक्स्ट्रा देखने को मिली। ठीक है, ओके नेक्स्ट 5.0 यानी कि 4.0 के साथ साथ हमें क्या मिल रही है और कोई एक्स्ट्रा सुविधा भी मिल रही है, यानी कि डाउनलोडिंग मिल रहा है, अपलोडिंग मिल रहा है, और अब तो मेरा एआई कैसा हो गया है एडवांस लेवल का हो गया है। पता है क्या करता है मेरा एडवांस लेवल का एआई? मेरा एडवांस लेवल का एआई बेटा जब मैं ना यूट्यूब पे कुछ चार लेटर भी लिखती हूँ ना, वो 5वां-6वां लेटर मुझे खुद बताता है, ये हो सकता है, खुद बताता है मुझे, ट्रेंड एनालिसिस करके बताता है मुझे, कहता है ये वीडियो ट्रेंडिंग पे चल रही है, सब काम करके देता है, आपको बताता है कि आपको इसके अलावा ये वीडियोस भी देख लेनी चाहिए, आपके काम आएंगी। बहुत ज्यादा एडवांस हो गया ये, ठीक है। और अब ये इतना एडवांस हो गया, इतना एडवांस आ गया कि वेब 5.0 के अंदर बेटा चीजें कैसे रहने वाली हैं? चीजें ऐसे रहने वाली हैं कि द थिंग्स वुड बी डिराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स। अभी लिखना मत, होल्ड करो, इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स। यानी कि क्या होगा, जो काम बेसिकली अभी आप इंसान हो, ठीक है, क्या होगा, इंसानों को रोबोटिक शक्तियां दे दी जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपने कुछ इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, वो बंदा जो है ना ऐसे आंख लगाता है स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ मॉनिटर हो जाता है। वो सिर्फ अभी इंग्लिश की मूवीज में था, अब रियलिटी में ऐसा होगा। जैसे कि आपने वो इंग्लिश मूवीज में देखा, वो रियलिटी में अब होगा। रोबोट्स जो होते हैं, रोबोट्स को प्रोग्राम कर दिया जाता है, उनके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे उनको कब क्या करना है वो बता दिया जाता है, और उसके बाद वो खुद सारे काम करते रहते हैं, खुद ब खुद सारे काम करते रहते हैं। कभी कभी उनके अंदर कोई चिप लगाई जाती है और वो चिप के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, काम करते हैं। चिप लगा दी, सारा काम जैसा वो चिप चल रही है, हमने बोला वैसा ही चीजें रहने वाली है। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, ऊपर से समझाइए मैंने, अभी आपको अंदर से नहीं समझाइए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये आपका बेसिक जो फंडा है, जो बेसिक आपका चार्ट है, जो एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, वो ये वाला चार्ट है। अब एक और चीज जो आपके स्टडी मैट में तो गिवन नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो। देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो ये वर्जन्स आए ना, ये हर एक डेकेड में आए ऑलमोस्ट। मैं क्या कह रही हूँ, ऑलमोस्ट। एक साल आगे एक साल पीछे हो सकता है, डेकेड यू अंडरस्टैंड, 10 ईयर्स का स्पैन। तो जो ये वेब 5.0 है ना, ये अभी तक आया नहीं है, ये अभी तक आया नहीं है, ये पाइपलाइन में है। जैसे वो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस था ना, वो भी पाइपलाइन में था। तो ये हमारी उम्मीद है कि 2030 के बाद आएगा, इसीलिए इसके ऊपर हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं होगा, ना स्टडी मैट में है ना कहीं और है, क्योंकि ये तो आने वाली चीज है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक वर्जन से दूसरे वर्जन के बीच में एक डेकेड का, अगर मैं बोलूं एक वर्जन से दूसरे वर्जन में एक डेकेड का गैप चल रहा है, तो बताओ ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? 10, 20, 30 से अबव, और वो वाला कहाँ गया? ऊपर, जो भी है। तो अब आप मुझे बताओ, मेरा सवाल है कि आज साल कौन सा चल रहा है? बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? आंसर मिल गया, ये एमसीक्यू। अब स्टडी मैट के अंदर जाने या पता नहीं एमटीपी के अंदर एमसीक्यू आ गया, और बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैं साल को देख के मैं कैसे डिटरमाइन करूं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, आप कैसे याद करोगे कि एक एक डेकेड का अंतर है।
बात समझ आई? तो अब हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? एडवांस एआई टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि वेब 4.0। इतनी बात समझ आई? चलो लिख लिया? अगर लिख लोगे तो फिर उसके बाद में मुझे बताना। हर्ष, तेरी हैंड राइटिंग तो यार बड़ी छोटी छोटी है, एग्जाम में फर्रे बनाने के लिए काम आ जाएगी। हाँ बट मैं एक्चुअली क्या होता है, बॉयज जो होते हैं ना, वो उनकी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग होती नहीं है कि वो छोटे सी चीज़ों पे ना लिख दे। काफ़ी कम बॉयज ऐसे होते हैं जो अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से लिख दें। चलो ओके डन। पढ़े? वेब 1.0 2.0 हमारे सिलेबस में नहीं है। जो फर्स्ट पेज है दैट इज इन रिलेशन टू वेब 3.0 जो कि हमें करना है। आ जाइए वेब 3.0। कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेटेस्ट यूज। ओके concept. Web 3.0 is considered as the next logical step in the evolution of the internet and the web टेक्नोलॉजीज। यानी कि वेब की फील्ड में, इंटरनेट की फील्ड में जब भी टेक्नोलॉजी आई तो ये एक नई चीज थी। इट यूजेस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखेंगे, इट यूजेस डेटा वेब टेक्नोलॉजी दैट इज अ क्वेरीएबल फॉर्मेट। आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैंने ऑनलाइन सिस्टम खोला और मैं गूगल से पूछ रही हूँ मुझे भूख लग रही है, शो रेस्टोरेंट्स नियर मी। ठीक है, और मान लो मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ, बट उससे पहले मुझे स्क्रॉल डाउन में इतने सारे ऑप्शंस दिए उसने। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं रेस्टोरेंट की स्पेलिंग अगर गलत कर देती हूँ तो क्या होगा? वेरी गुड। अगर मैं रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत कर देती हूँ तो वो क्या देगा मेरे को? गलत तो करूँ पहले मैं। आया सर्च ओनली रिजल्ट्स फॉर दिस, उसके बाद रिलेटेड सर्च आया। ये जो आपको दिख रही है चीजें, ये क्यों दिख रही हैं? क्योंकि ये वर्क करती है ऑन द क्वेरीएबल फॉर्मेट। क्वेरी यानी जो आप पूछते हो तो उसको बोलते हैं क्वेरीएबल फॉर्मेट। तो ये आपको क्या करता है? आपको बताता है, अपनी इंटेलिजेंस लगाता है और क्या करता है? बताता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? क्वेरीएबल फॉर्मेट। अब देखो ये तो था वेब 3.0, ध्यान से सुनना। तो वेब 3.0 के अंदर आप क्या कर सकते थे? क्वेरीएबल यानी कि लिखकर क्वेरी पूछ सकते थे। अब इसी का ही एडवांस वर्जन आया 4.0। अब 4.0 में हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। वॉइस में आता है, मोबाइल फोन में भी ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन होता है, लैपटॉप्स वगैरह में ऑप्शन होता है कि हम वॉइस का और जो चीजें हैं वो ऑन कर देते हैं, जो हम बोलना चाहे बोलते हैं और वो हमारी बातों को क्या करता है? दिखाता, तब भी दिखाता है। हम हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में दिखाता है, ये भी होता है। ये सब किस में आया? वेब 4.0 में आया। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो, तो ये क्या था हमारा? क्वेरीएबल फॉर्मेट। इस क्वेरीएबल फॉर्मेट को अपन क्या कहते हैं? इस क्वेरीएबल फॉर्मेट को अपन कहते हैं डेटा वेब टेक्नोलॉजी। ऐसे याद रखोगे, डेटा जो है वेब के थ्रू यानी ऑनलाइन मोड के थ्रू क्या कर रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपसे फॉर्मेट पूछ सकता है और टेक्नोलॉजी का नाम पूछ सकता है। क्वेरीएबल फॉर्मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेरीएबल फॉर्मेट। नेक्स्ट, consolidation of dynamic web contents depending upon the interest of the individual। जिस फील्ड में, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट होता है उसी की चीजें कंसोलिडेट कर आपको डायनामिक तरीके से आपके सामने दे देती है। एग्जाम्पल यूट्यूब।
अब YouTube आपके जो इंटरेस्ट एरियाज होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्क्रॉल करके दे देगा। अगर मान लो मैं अपना यहाँ पर YouTube ओपन करूँ, मैं अपना क्यों करूँ, ओपन ही है यहाँ पर, छोड़ो। ये देखो YouTube देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कृष्णा वासुदेवाय, जस्टिन बिबर, राम सिया राम। ओके ये कौन सा सॉन्ग है, दिल जानिया, केदारनाथ पहुंच के इमोशनल हो गया, ये कोई व्लॉग्स हैं, कृष्णा मंत्र और जो देशपति सीतो अभी हमने चलाया था। तो मुझे बताओ जरा, ये जो सारा मेरे पास कंटेंट आया, ये कंटेंट कैसा कंटेंट है, रिलेटेड टू म्यूजिक, ट्रैवल, ये सारा कंटेंट क्यों आया मेरे आंखों के सामने? इसमें से मैंने जो वीडियो देखी है, ये वाली थोड़ी सी देखी और ये वाली फुल देखी, बट बाकी सब मुझे दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये मेरा क्या था, इंटरेस्ट एरिया था। तो मेरे इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग उसने मुझे क्या दिया, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए कंसोलिडेट करके। और जो ये कंटेंट्स है, अब एक काम करते हैं, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं। चेंज हुआ कुछ? अच्छा सॉरी, कुछ चेंज हुआ, एक दो आइटम ऊपर नीचे हुए। तो क्या ये कंटेंट फिक्स्ड है या डायनामिक है? बस कितनी टेक्निकल चीजें लिखी हुई है, मैं अगर आपको करके ना दिखाऊं ना तो आपको इसका एक शब्द भी याद ना आए। डायनामिक वर्ड समझ में आया, कंसोलिडेशन वर्ड समझ में आया, आपका जो इंटरेस्ट था वो वर्ड समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हो? चलो फिर आओ चलते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ डायनामिक वेब कंटेंट्स, यानी कि वेब पर, सर्वर पर जो भी उसके पास कंटेंट अवेलेबल होगा, डायनामिक तरीके से कंसोलिडेट करके आपके इंटरेस्ट को देखते हुए वो आपकी स्क्रीन पर, आपके फ्रंट एंड पे शो कर देगा। इज दैट क्लियर? देखो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज तो आपको याद भी करनी पड़ेंगी ना, मैं बस उसको आसान बना सकती हूँ। एंड देयरफॉर दिस वाज द लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि अब YouTube भी तो एक वेबसाइट है ना, तो वेबसाइट को क्या किया हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस बनाया। तो दैट वाज द लेटेस्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतनी बात समझ आई? चलो आगे चल रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3.0। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, सिमेंटिक वेब, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, वेब सर्विसेज। सिमेंटिक वेब, आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े होंगे, और वहां पर एक बैरियर पक्का पढ़ा होगा, सिमेंटिक बैरियर। क्या था वो? हाय, जब मैं बोलती हूँ लीडरशिप स्टाइल तो उन्हें 12वीं का याद आता है, और जब मैं बोलती हूँ बेटा बताओ ये कट क्या था, सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? अच्छा बीकॉम में भी तो है, बीकॉम में भी तो है। सच्ची? सच्ची? शॉक। I know that, but all of you on the same page? You also? So अगर आप में से कोई IAS बनना चाहे तो कैसे बनेगा? है? इग्नू से कर लेंगे। इग्नू से करके आपकी परसेंटेज कितनी आएगी पता है? जितने आपकी CA में परसेंटेज है ना, उतनी परसेंटेज आपकी ऑलमोस्ट इग्नू से आएगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी बताती हूँ। अब मान लो ये एक बच्चा है, ये बच्चे ने कहा कि मैं तो इग्नू से जो है कर लूंगा, तो इग्नू वाले की जो चेकिंग होती है वो बहुत हार्ड होती है, प्लस कुछ पेपर हमारे क्या हो जाते हैं, एग्जाम हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CA। तो जहाँ पर जितने मार्क्स उसके अंदर आ रखे होते हैं उतने ही मार्क्स आपको वहाँ मिलते हैं। तो जो आपकी परसेंटेज बनती है ना, ऑलमोस्ट जो CA में आती है ना उतनी बनती है। अब सुनना, अगर ये बच्चा इग्नू से ना करता, ठीक है, कोई और यूनिवर्सिटी से करता, तो क्या होता, तो ये CA वाली जो नॉलेज थी वो CA वाली नॉलेज कहाँ लिख के आता, बीकॉम में लिख के आता, और इसको कम से कम नहीं तो 70% नंबर मिनिमम आते, बेकार से बेकार बच्चे के भी ना 70% नंबर आते। अब क्या होता, जब ये बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ जाएगा बाहर, तो इसके कितने होंगे, मुश्किल से 44%, 50% मैक्स, इसके 50%, इसके 70%।
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज पे डिपेंडेंट करती हैं, तो वहां पर ये बच्चा आउट हो जाएगा और ये बच्चा इन हो जाएगा। सो ये थे रिपरकशंस। इग्नू देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्रावधान आ चुका है, ठीक है, कि सी ए इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, बट यू हैव टू वेट टिल 5 years। मान लो आपको मन कर रहा है 3 साल के बाद ही कि आपको कुछ करना है, आपको कोई फील्ड क्रैक करनी है, आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट फर्स्टली। सेकेंडली, बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहां पर कि आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगते ही मांगते हैं। उनको ये समझाना कि सी ए इज इक्वल टू पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत दिक्कत है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, अगर आप कल को पीएचडी करने के लिए जाएंगे ना, ठीक है, तो आपको आई थिंक कुछ साल ही हुए हैं अभी जहां पर कि आईसीएआई ने बोला कि अगर आप इन कॉलेजेस से पीएचडी करते हैं तो हम सीए को पोस्ट ग्रेजुएट मानेंगे। अगर आप कोई एक्स कॉलेज से करते हैं जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो वहां पे सीए को पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा, और जब तक आप पीजी नहीं है तब तक आप पीएचडी नहीं कर सकते, तो आपको वही कॉलेज चुनना पड़ेगा। तो आपने अपने आप को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो एक बीकॉम और एक एमकॉम, जो कि आप लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो आप एग्जाम में बस बैठ के भी आ जाओगे तब भी आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, आपसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता इस पेपर को। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, एंड सेकेंडली मार्क्स अच्छे होने के साथ साथ आपको भी अपने अंदर एक फीलिंग आएगी ऑफ जस्ट जो आप एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरते हो ना, तो वो एग्जाम जाना, लिख कर आना, तो वो ना आपकी एक प्रैक्टिस सी होती रहती है। तो एग्जाम आना जाना लगा रहता है ना, तो जब सीए फाइनल का अटेम्प्ट आता है ना, तो बच्चों को डर नहीं लगता। अगर कोई बच्चा बीकॉम नहीं कर रहा होता तो क्या होता है कि वो बीच में कोई एग्जाम लिखता ही नहीं है। इसलिए जब एग्जाम आता है ना सीए फाइनल के, इंटरमीडिएट तक तो फिर भी ठीक है, चलता रहता है, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता है टेस्ट होते रहते हैं, बट सीए फाइनल में कोई नहीं होता आपके ऊपर। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप बीकॉम कर रहे होते हो ना, आप जाते हो सेमेस्टर वाइज सिस्टम में, आपको हर 6 महीने पेपर लिखने होते हैं, और वहां पर आपको ना टेंशन नहीं होती कि हाय एग्जाम देने जाना है, हाय मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यू आर यूज टू विद गिविंग द एग्जामिनेशन, आप यूज टू जाते हैं, आपकी स्पीड जो है वो बन जाती है। सो देयर आर वेरी आई थिंक द प्रॉस आर सो मोर देन द कॉन्स, दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो आई तो ऑलवेज से कि डू इट, जो इग्नू से करते हैं, आई तो ऑलवेज से, एंड इवन आई तो ऑलवेज से कि गो फॉर द रेगुलर कोर्स, इवन आई तो ऑलवेज से कि रेगुलर कोर्स करो, एसओएल से ना जाओ, मैं तो ये भी कहती हूँ, बिकॉज आपको नहीं पता बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर कोर्स करके ना ग्रेजुएशन का वो खुलती हैं। और अब जो है ना यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो गई है। अब एग्जाम्पल, आपको पीएचडी भी नहीं करनी है, आपको कोई नौकरी करनी है, आपको कोई जॉब पे जाना है, उस जॉब पे ना जब आपका जेडी आता, जेडी समझते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो जब जेडी आता है ना बंदे के पास में, तो जेडी में लिखा होता है साफ साफ, हमारे को ऐसा बंदा चाहिए जिसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, और आगे भी लिखा होता है कि रेगुलर कर रखी हो या डिस्टेंस से कर रखी हो, सब लिखा होता है, हर एक चीज लिखी होती है, और कितनी परसेंटेज चाहिए उसको ये भी लिखा होता है। तो खुदा ना खास्ता आपको मान लो कोई जॉब करनी मजबूरी में पड़ जाए, या मान लो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तो बीकॉम करी नहीं है। और इग्नू सबसे हार्ड चेकिंग करता है, सबसे हार्ड चेकिंग करता है इग्नू। ओके, ये हो जैसे जैसे जब आप जाते हैं ना दुकान पे, कॉस्मेटिक की दुकान पे, तो क्या कहते हैं, अरे फेयर एंड लवली लेके जाओ, अरे क्या गोरा करेगा, वो आपको भी पता है कि कौन कितना गोरा करता है। सो वही बस बात है, टेम्पररी अरेंजमेंट है ये, आपको खुशी देने के लिए कि आपको एग्जाम से गो थ्रू नहीं करना पड़ रहा, और बाद में जाके चीजें एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, बट वो जो आप अभी खुशी महसूस कर रहे हो, वो खुशी बाद में जाके आपको दिक्कत करने वाली है। ओके, तो मेरा तो यही है, अभी भी दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है। और आप जो है ना आज से 10 साल के बाद रिपेंट करेंगे, बिकॉज हमारे पास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एंड आगे जाके वो सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। तो आप रिपेंट करके, काश हमने 10 साल पहले ये डिसीजन मेक ना किया होता। आप सीए कर रहे हैं, करते रहिए, मैं तो कहती हूँ सीए बन के दिखाइए, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, बट इफ आप खाली क्या हमेशा सीए ही बने रहेंगे, क्या आपका कहीं और मन नहीं करेगा, कोई नौकरी पे अप्लाई करने का मन नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर आप बाहर जाते हैं, देश के बाहर जाएंगे, आप किस चीज का सर्टिफिकेट लगाएंगे? लगा दीजिए, परसेंटेज कितनी आई है आपकी,
आप एमकॉम में क्लियर कर सकते थे परसेंटेज, एग्जाम्पल 68%, 70% ला सकते थे। सीए में आपको परसेंटेज कितनी मिलेगी? 52%, 55%, ये एवरेज परसेंटेज है, बच्चा मार्जिन से ही पास होता है। आप बताओ, अगर मान लो प्रेफरेंशियल की बेसिस पे जाने को मिल रहा है, कोई चीज ऐसी है, तो आपका तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा ना, कि आपको ये चीज समझ ही नहीं आई। पीजी तो आप हो गए, बट जब दो में से किसी एक को चुनना है तो किसे चुना जाएगा? जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे। तो जो ये चीजें करी जाती हैं वो अपने आप को ज्यादा वैल्यूएबल और अपने आप को ज्यादा मतलब दूसरों के कंपैरिजन में मोस्ट प्रेफरेबल बनाने के लिए की जाती है। ठीक है, तो देर है दुरुस्त है, अभी भी देर नहीं हुई है। ये नहीं कि आपकी शादी तय हुई है, तो आप जो है बिल्कुल कर सकते हो। और अगर आप अभी तो फॉर्म वॉर्म निकले होंगे ना, सब करना पड़ेगा मैनेज, जो भी तुम्हारा को है। मैं सीधा बोलती हूँ कि देखो भाई, तुम्हारे को एक छोटे भाई बहन की तरह समझा रही हूँ, बाकी तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी जिंदगी सानों की। एंड क्या तुम सिर्फ ग्रेजुएट रहना चाहोगे, उसके बाद आगे कुछ नहीं पढ़ना चाहोगे? करना चाहोगे ना? और इग्नू से करा हुआ बीकॉम की लिटरली बाहर भी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। देयर वुड बी अ टाइम पीरियड, आई थिंक आफ्टर डिकेड, जहां पे अगर आपने इग्नू या इवन एसवेल से भी कर रखा है ना, जीरो वैल्यू। मैं आपको पहले बताती हूँ, आई स्टार्टेड विद द पीएचडी, राइट? सो मैंने पीएचडी का स्टार्ट किया था, एंड देन देयर वाज सर्टेन सर्कमस्टेंस इन द फैमिली विद व्हिच आई कुड नॉट गेट इट, बट पीएचडी के लिए देयर हैज अ एंट्रेंस टू इट। सो एंट्रेंस मैंने क्लियर कर लिया था, एंड जब ये एंट्रेंस मैंने क्लियर किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, आई टेल यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे? आपका पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ कॉलेजेस होते हैं, मतलब वो कॉलेजेस की लिस्ट आती है, उस कॉलेज में आपको फॉलो करना चाहिए। कॉलेज फॉलो करके बात खत्म हो गई, बस इतना ही चीजें होती थी। अब एक कंडीशन और लगा दी, आपका पीजी होना चाहिए और आपका पीजी रेगुलर होना चाहिए। क्या सीए रेगुलर कोर्स है? नहीं। इसीलिए सीए ने क्या किया, सर्टेन यूनिवर्सिटीज दे दी, बस आप इसी से कर सकते हो, उनसे टाई अप कर लिया। अब पीजी प्लस रेगुलर होना चाहिए। अब आपने एमकॉम करी एसवेल से, आप पीएचडी कर सकते हैं एमकॉम के बेसिस पे? नहीं कर सकते। आपने एमबीए करा डिस्टेंस से, आप ये पीएचडी का इंटरेस्ट दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते, खत्म वही। अब बच्चे ने क्या किया, चाहे आप एसवेल से करो चाहे रेगुलर से करो, 2 साल तो गया ना उसका, और 2 साल के बाद में जब वो चाह रहा है कि आगे मैं कुछ करूं, तो उसको क्या लग रहा है, अरे अब तो मैं अलाउड ही नहीं हूं करने के लिए। तो क्या वो रेगुलर करेगा वापस? वो नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा, कुछ और चीज ढूंढेगा। सो आई वॉज तो वेरी मच लकी। तो यहां पर क्या हुआ, अब चीजें चेंज हो गई, बट मेरे को टेंशन भी नहीं थी, वैसे मैं तो रेगुलर थी। बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अब किस दिन ऐसा आ जाए कि परसेंटेज के बेसिस पे हुए, पीजी में परसेंटेज है, यहाँ पर भी कुछ 60% है और 55% है, यू नो, फॉर द सेम स्ट्रीम, फॉर द अनदर सेम, कुछ ऐसा सिनेरियो है। वो जो परसेंटेज है ना, वो कब बदल जाए और कब इंक्रीज कर, क्योंकि आजकल के बच्चे 90% लेके आते हैं सीबीएसई में, नॉर्मल है, मतलब 90 लाना नॉर्मल, कतई बहुत नॉर्मल। तो कब ये परसेंटेज बढ़ जाए और बढ़ के कब 75% हो जाए ना चीजों को करने के लिए, आपको नहीं पता। और सीए में कभी 70% नहीं आने के, टॉपर्स के आते हैं 77%, 78%, समझ रहे हो? तो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए आगे के द्वार खुले रहें, तो आपको आप प्रोएक्टिव लेवल पे काम करना पड़ेगा। आई बुद्धि में कोई बात घुसी? तो आप जो है इस पे वर्क कीजिएगा। क्या कह रहा है बेटा? वाह, ऐसा कोई कॉलेज दिखा दे मेरे को जहां तेरा एडमिशन हो जाए। अलाउड ही नहीं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अरे कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ आप। इसी तो बोल रहे हैं, जितना आप अपने बेस को खराब करते रहेंगे ना, जितना आपने ग्रेजुएशन को ही डिस्टेंस से कर लिया, तो बस वहीं आपकी आगे की चीजें भी खराब होती चली गई। जितने, हाँ, अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पर कि ना, जो नाम के अच्छे नहीं होते हैं, जो नए नए खुले होते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो वो एक स्पेशल परमिशन लेके आ जाते हैं कि चलो हम अपने यहाँ के बच्चों को करवा देंगे, कुछ कर देंगे। बट वहां से करा हुआ जो कोर्स होता है वो ज्यादा इतना बढ़िया नहीं होता। तो मिल जाएंगे कुछ कॉलेजेस, बट वो इतने उम्दा कॉलेजेस नहीं होते।
आई कैन से दैट, जो कि ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करे, बिकॉज हर एक कॉलेज ना क्रीम बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहता है, और हर एक कॉलेज ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहता है जो खुद ही रेगुलर नहीं है, वो कॉलेज का नाम क्या रोशन करेगा। तो इसीलिए रेगुलर स्टूडेंट्स की जो डिमांड होती है वो हर जगह होती है, और जो चीज़ों को सेकेंडरी लेके चल रहा है, जो ग्रेजुएशन को सेकेंडरी लेके चला था, वो पीजी को प्राइमरी लेके कैसे चलेगा। इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम है। और कोई क्वेश्चन? क्या हुआ, तुम टेंशन में आ गए ना? नहीं नहीं आए तो तुम टेंशन में, क्या हुआ बताओ? इसको सिर्फ सी करनी है, तो सी करके जो करना है ना, वो तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए। कहना क्या चाहता है? अरे मैं कब कह रही हूँ कि सीए करके तुम निठल्ले रहोगे, जॉब तब भी मिलेगी। मैंने जॉब देखो सुनो, जॉब तो 10वीं पास को भी मिलती है, तो जब तुम सीए करो तो जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इफ यू आर टारगेटिंग अ हायर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, इफ यू आर टारगेटिंग अ गुड एजुकेशन फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन गो फॉर दैट गुड एजुकेशन। कंपनीज फॉरेन नहीं भेजना चाह रहे हैं, आप फॉरेन जाना चाह रहे हो। चलो आओ, एक बात मुझे बताओ, ICAI स्टैंड्स फॉर, ICAI स्टैंड्स फॉर इंडिया, राइट? अब जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो ये भी बाकी कॉलेजेस की तरह, यूनिवर्सिटीज की तरह ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। उसके ड्रॉप डाउन में ICAI हुआ तो उस कंट्री के लिए आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके ड्रॉप डाउन में ICAI नहीं हुआ तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, बट आप फिर भी वो काम करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास क्वालिफिकेशन है सीए की, बट आप जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एग्जाम्पल BCom MBA है तो आप जा सकते हैं इस रूट के थ्रू, और काम आप सीए वाला ही करेंगे। आप समझ आई? सो अगर आप ये रूट अपना ओपन करना चाहते हैं तो इस रूट के लिए मैंने आपको थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करके बताई हैं। एंड जो बच्चा सीए करता है ना, तो अगर वो बीकॉम नहीं कर रहा होता ना, तो फिर वो सारे चीजों में सारे के सारे चीजों में हाथ रखता है, फिर वो सीए CM और CWA वो तीनों करता है। फिर I have never seen a student going for CA solely, not going for BCom, not going for BCA, not going for BA. ऐसा मैंने नहीं देखा। हमेशा स्टूडेंट्स जो है सीए करते हैं, और अगर बीकॉम वगैरह नहीं कर रहा होता, लाइक उसको लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी में मुझे यही एरिया चूज करना है, तो उस एरिया के जितने कोर्स हैं CA, CS, CWA वो तीनों करता है। फिर तो करना है तो फिर तीनों करो। तीनों करने के बाद अगर ICAI नहीं हुआ तो ICSI होगा, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट और मिल जाएगा, और आपको वहां पर जो है सिलेक्शन मिल जाएगा, उस बेसिस पे सिलेक्शन मिल जाएगा। किसी की TT साइन हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज फॉर अ बेटर एजुकेशन। अब मान लो एक लड़की है, अब वो कह रही है कि मुझे तो बस मैडम सीए बनना है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट एजुकेटेड एंड गेट द स्टैम्प कि हाँ मैं सीए हूँ, बात खत्म। अब उसकी शादी किसी से करा दो, उसके कितने बच्चे हो जाएं, कुछ भी कर रहे हो, उसे नौकरी जो मिलेगी वो कर लेगी, नहीं मिलेगी, उसका कोई एस्पिरेशंस नहीं है। तो इसको मैं थोड़ी बोलूंगी तू बीकॉम कर, तू ये कर, तू वो कर, उससे कोई एस्पिरेशंस ही नहीं है। ये बातें तो किसके लिए एप्लीकेबल है? जिसकी एस्पिरेशंस है। अगर आपकी एस्पिरेशंस ही नहीं है तो फाइन। तो ये एस्पिरेशंस पे डिपेंड करता है। अगर किसी की फ्लाइंग करने की एस्पिरेशंस है तो उसको मैं बोलूंगी ना, तो एक काम कर, तू इंग्लिश का कोर्स कर ले भाई, इंग्लिश काम आने वाली चीज है। तो सेम चीज, बट क्या बिना इंग्लिश के सीए नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेम वे अगर आपके एस्पिरेशंस हैं, और वो भी अच्छे खास एस्पिरेशंस हैं, सो दैट वे आपका जो ये सिस्टम चलता है ना पूरा, ये आपको हेल्प करता है। एंड एक और चीज, अगर आपकी 12th में परसेंटेज काफी अच्छी थी, या आप एग्जाम एंट्रेंस क्रैक कर पाएंगे, और जब आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा ना, एक बार आप कॉलेज में भी जाके देखेंगे ना, वहां पर भी चीजें आपको अपग्रेड करती हैं। तो एक आपके लाइफ में जो मिसिंग एलिमेंट है ना कॉलेज का, कॉलेज में जरूरी नहीं कि मटर गश्ती ही हो रही हो, कॉलेज में पढ़ाई भी होती है, कॉलेज में फेस्ट भी होते हैं, कॉलेज में बहुत सारे लोग भी आते हैं। कॉलेज कोई बहुत घटिया चीज नहीं है, माना कि पढ़ाई करनी है हमारे को, बट मैं ये बोलती हूँ अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया तो जाओ वहां पर, अपने आप को लाइक अपने उस एनवायरनमेंट को देखो तो सही कि कैसा एनवायरनमेंट होता है। अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला
परसेंटेज अच्छी नहीं आई, कॉलेज अच्छा नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभार जाओ, कभी कभार मत जाओ। दैट्स द सोल, आई थिंक द क्राइटेरिया। तो अगर आपके एस्पिरेशन ज्यादा हैं, अगर आप आगे ज्यादा बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं हर फील्ड से, अगर बीकॉम वाले को उठाए तब भी मुझे उठाए, एमबीए वाले को उठाना तब भी मुझे उठाए, एमकॉम वाले को उठाना तब भी मुझे उठाए, सी वाले को उठाना तब भी मुझे उठाए, सीएस वाले को उठाना तब भी मुझे उठाए, तो मुझे मल्टीपल डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, तभी तो कोई मुझे उठाएगा, हर एक एंगल से उठाएगा। अगर आप एक डिग्री लेके चलेंगे तो एक डिग्री आपको लिमिट करती है एक जगह पर। और आपसे पूछती हूँ वंश, एक इंटरव्यू चल रहा था, इस इंटरव्यू में 10 कैंडिडेट बैठे थे, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। इंटरव्यू रूम में जाते हैं और यहाँ पर इंटरव्यू इनका होता है। आप मुझे बताओ, इनमें से जो कैंडिडेट्स हैं सबका बेसिस क्या है, सेम है, सबके सब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दे आर फाइटिंग फॉर द सेम पोस्ट। एंड इफ दे आर फाइटिंग फॉर द सेम पोस्ट, क्या किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट अगर होगा तो क्या कंपनी उस एडिशनल पॉइंट को कंसिडर करेगी? बताओ वो कौन सा पॉइंट होगा, बताओ, जो पॉइंट आप अपने पन्नों पे दिखा सको। क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका थोपड़ा बाद में देखते हैं, उससे पहले आपका रिज्यूमे देखते हैं। रिज्यूमे इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ यू। उस रिज्यूमे के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल डिग्रीज है एंड द बेसिक डिग्रीज है जिसमें आपने अच्छा स्कोर कर रखा है, दे विल हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन दैट दिस पर्सन। नाउ इफ दिस इज अ पर्सन हु हैज डन सीए, this is here CA plus BCom, this is CA plus BCom regular, and let's suppose it is from SRCC, will that make a difference? Absolutely, why not? Yes, it is going to make difference. Now this person is CA plus MBA, this person is CA plus MBA IIT IIM, बताओ, will that make a difference? Yes, it is going to make difference कि अब मैं किसे पिकअप करूं। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर चाहिए होगा कि उसको मैनेजमेंट की क्वालिटीज चाहिए होंगी तो दे विल गो फॉर द एमबीएस। अगर उसको जो क्वालिटीज को चाहिए होगी ना उसके बेसिस पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये तुम आने से पहले, तुम आके क्या बताओगे, ये तुम्हारा रिज्यूमे बताएगा। तो तुम्हारा रिज्यूमे जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, और उसको बारी करने के लिए ही तो डिग्रीज दी जाती हैं। शादी के लिए जो बायोडेटा बनता है ना, वो क्यों बनता है, उस पर सब कुछ शोकेस क्या होता है, यही तो होता है अपने क्या क्या पढ़ाई करी, क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा। बाद में तो रोटी पे कहानी है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, लड़के को क्या करना, नौकरी तो करनी है। क्या नौकरी लगती नहीं है? सबकी नौकरियां लगती हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, सब पैसे कमाते हैं। पर ये बायोडेटा के अंदर डिग्रीज लिखने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ाया लिखाया? ये बायोडेटा के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। सबसे पहले बायोडेटा डेटा जाता है, सबसे पहले कंपनीज में रिज्यूमे जाता है। तो यहाँ पे जितनी चीजों, अब यहाँ पर आपने लिखा कि आपने जो है एग्जाम्पल, आपने जो है कोई भी XYZ कोई कोर्स कर रखा है, इवन कोई IT का कोर्स कर रखा है लेट्स सपोज, और इस कंपनी, ये IT बेस्ड कंपनी है, क्या IT बेस्ड कंपनी CA को जॉब नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो IT बेस्ड कंपनी में उसको एक बंदा मिल रहा है जो CA है और IT का नॉलेज भी रखता है, तो क्या वो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस ही देगा? बिल्कुल देगा, सबसे पहले आपकी सुनेगा। तो जितना आप डाइवर्सिफाई, जितना आप बाइफर्केट होगे, जितना आप अपने आप को वाइड बनाओगे, उतनी आपकी एक्सेसिबिलिटी एंड आपका सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। तो मैं तो ये एस्पायर करती हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो थरली पढ़ाई करो। मैं तो आज भी सोचती हूँ कि मतलब मैं भी आज पढ़ी लूँ, और मैं पढ़ती ही रहती हूँ, आई ऑलवेज स्टडी, इवन इफ आई एम कमिंग, इफ आई एम इन द कैब, आई एम ऑलवेज स्टडिंग। मेरे ईयरबड्स हमेशा मेरे कान में प्लग इन रहेंगे, हमेशा स्टडी। 5-10 मिनट की बात है तो है, अदरवाइज आई एम ऑलवेज स्टडिंग, ऑलवेज स्टडिंग। यू विल कम टू माई रूम, यू विल से इट इज नॉट अ रूम, इट इज अ लाइब्रेरी। यू विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, चाहे इस प्रोफेशन की हो, चाहे दूसरे प्रोफेशन की हो, चाहे तीसरे प्रोफेशन की हो, कोई भी प्रोफेशन की हो। व्हाई? बिकॉज yes, I want to have the knowledge. And secondly, उसके बाद में जब मुझे लगता है कि हाँ this is a good field, then I can go, I can pursue any certification course, any diploma course or any degree in that, so that it can be authenticated कि हाँ भाई ये बात है। That's the whole scenario, यही चल रहा है जीवन के अंदर। और कल को आप, मैं कहती हूँ ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न था जहाँ पे बोलते थे बस नाम क्या कि CA हो गया तो
बस ठीक है, हो गया। आज के लिए नाम के आगे सीए हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, बट ये अब संपूर्ण नहीं है। आज की जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, ये साथ में ना 3-4 चीजें और कर रहे हैं आजकल के बच्चे। ये पहले की बात थी, बिकॉज पहले के टाइम पे ना ना कोचिंग क्लासेस होती थी, ना लोगों को इतना एनवायरमेंट मिलता था पढ़ने के लिए। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं सीए की बात करूं तो इट यूज्ड टू बी द मोस्ट चीपेस्ट कोर्स। तो जो गरीब घर के लोग थे ना वो सीए करते थे, तो उनको हालात नहीं मिल रहे पढ़ने के, उन्होंने सीए में एडमिशन ले लिया और वो सीए कर रहे हैं। तो बिना क्लासेस के कर रहे हैं, बिना कोचिंग के कर रहे हैं, आईसीए में जा रहे हैं, जो मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला ठीक है, स्टडी मैट पढ़ा, स्टडी मैट पुराना था जो भी था उससे पढ़ पढ़ के जैसे तैसे करके अपना सीए बन गए। इसीलिए कहते थे कि चलो सीए बन गए, सीए मतलब सब कुछ बन गए। अब आज की डेट में जब आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, बच्चों के पास दिमाग भी है, आपके पास मोबाइल फोन है, यूट्यूब है, तो आपको, अगर आपकी जनरेशन खाली सीए बन रही है ना, तो वो एक इनसफिशिएंट थिंग है, क्योंकि वो उस जनरेशन के लिए था, वो इस जनरेशन के लिए नहीं है। बट व्हाट द मेन पॉइंट इज कि आप उसी जनरेशन से सुन रहे हो कि सीए बन गए तो संपूर्ण है, तो वो अपनी जनरेशन की बात ही बता रहे हैं, क्योंकि दे गेट द रिस्पेक्ट बिकॉज कि हाँ वो सीए बने। बट आपके आगे की जनरेशन जो है ना, अच्छा सीए है, ओके ठीक है फाइन, और it will be like this, it will be और अब पहले लड़की को बेसिक फूड बनाना आना चाहिए, दाल चावल आटा सब्जी लाना आता है, नहीं आता है, बेसिक चीज है। आज तो चाइनीज बना लेती हो, क्यों है? आज आप रेस्टोरेंट में जाते हो, यू डोंट आस्क फॉर द नॉर्मल फूड, यू आस्क आपके पास चाइनीज नहीं है, आपके पास ये आजकल तो ये कौन सा फूड था, कोरियन फूड, आपके पास ये भी नहीं है, डू यू डिमांड? यस यू डिमांड। और अगर किसी रेस्टोरेंट में सिर्फ नॉर्थ इंडियन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे? बस और कुछ नहीं भैया। और पहले के जमाने में ढाबे पे नॉर्थ इंडियन ही मिलता था, खाली सिर्फ तंदूरी रोटी, पनीर और दाल मखनी, दिस यूज्ड टू बी द प्लेटर, बस खत्म। आप बताओ ऐसा था कि नहीं था? बट आगे की जनरेशन आपको बता रही हूँ, छोटे भाई बहनों की तरह बता रही हूँ, मेरी थिंकिंग दूसरों से बहुत अलग है, ठीक है? मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, मैं सबकी थिंकिंग को रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि जो मेरी थिंकिंग है वो उन लोगों से मैच करेगी जिनके कुछ एस्पिरेशंस हैं। जिनके एस्पिरेशंस नहीं होंगे उनसे मेरी थिंकिंग मैच नहीं करेगी, एज सिंपल एज दैट। यू नो अबाउट माई फादर, मेरी फादर की अच्छी तो नहीं होगी, ठीक है, सोच लो, ही इज स्टिल स्टडिंग एंड आई हैव गॉट द सेम जीन्स, ही इज स्टिल स्टडिंग, वो अभी भी पढ़ रहे हैं। वाई? एस्पिरेशंस है कुछ कि हाँ ये करना है, ये करना है लाइफ में, अब ये सीख लिया अब ये करना है, अब ये सीख लिया अब ये करना है। दे हैव, ही हैज सर्टेन एस्पिरेशंस, और वही चीज मेरे अंदर आई है, मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको, और मुझे भी नहीं पता, आप में से किसी एक बच्चे को ये दिमाग में बात स्ट्राइक कर गई और आपने मेरी बात सुन ली, और कल को आप ही कोई ऐसा काम ना कर जाओ जिससे कि आपको फेमस, आप पॉपुलर हो जाओ, आपको भी नहीं पता, यू नेवर नो दिस थिंग। मेरे एक स्टूडेंट था, उसके पिताजी रेलवेज में थे, ठीक है? तो जब इसके पिताजी रेलवेज में थे, क्या लेवल पे थे, पोस्ट वोस्ट मुझे इतना कुछ याद नहीं है, बट रेलवे में कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो कि पुर्जे उर्जे लगाते हैं, ठीक करते हैं डब्बों वब्बों के, कुछ ऐसा सिनारियो से था। तो जब भी मतलब मैं उस बच्चे की तरफ देखती थी तो ऑब्वियसली बात है, ऐसी फैमिली से एक बच्चा सीए कर रहा है, आंखों में बहुत दिखता था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके पास अपनी नॉलेज तो आई सीए की, राइट, जो कि उसने वाई कोचिंग क्लासेस ऑप्ट करी। यहां पर उसके पास एक इनहेरिटेड नॉलेज जरूर आई अबाउट द रेलवेज, की रेलवेज की वर्किंग क्या रहती है, इंजन्स, डब्बे वगैरह कैसे ऐसे होते हैं, बहुत सारी नॉलेज उसको रेलवे के बारे में थी। मैंने उससे ये चीज बोली कि तू एक काम कर, मैंने आपको भी बोली थी कि जब सीए की मैगजीन आती है ना, तो रेलवे के ऊपर जो है कंटेंट बनाना चालू कर। इस तरह रेलवे के अंदर कंटेंट बनाना चालू करा, इवन सीए के अंदर और इवन सीएमए के अंदर इसने मैगजीन्स, जो आपकी स्टूडेंट मैगजीन होती है, इसके अंदर कंटेंट देना चालू किया और रिलेट करा विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज। फिर उसके बाद उसने क्या करा, कुछ ऐसे सिनेरियोस वगैरह आए जहां पर कि सीए मैगजीन से बात अब ऊपर अलग लेवल पे जाने वाली थी, जहां पर कि इसने दोनों को अमालगमेशन कर दिया, जो इसकी नॉलेज थी वो और जो इसने पापा से नॉलेज ग्रैब की थी वो, दोनों को अमालगमेट करके कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिख डाले जो आर्टिकल्स में देयर यूज्ड टू बी द मोर अमाउंट ऑफ बेनिफिट एंड लेस कॉस्टिंग वाज इन्वॉल्व्ड, एंड इवन ही वाज बीइंग अवॉर्डेड बाय सीएमए इंस्टीट्यूट फॉर हिज आर्टिकल, एंड राइट नाउ ही इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी। अप्रॉक्सीमेटली इसका पैकेज 35, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, इसका पैकेज है 35। एंड ये बच्चा मुझसे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मैं उसकी उम्र बताऊं तो कितनी होगी, 25 साल अप्रॉक्स उसकी उम्र होगी इस टाइम।
जितनी उसकी उम्र है उससे ज्यादा का पैकेज इस टाइम ये बच्चा ले रहा है। अब अगर मैं इससे बोलूं, इससे पूछूं उस टाइम पे, तो इसको दुखता था कि मैम मुझे क्यों बोल रही है, मेरे पास सीए का सिलेबस नहीं है पढ़ने के लिए, आर्टिकल लिखने को बोल रही है, बताओ आर्टिकल लिखेंगे तो क्या मार्क्स आ जाएंगे हमारे एग्जाम के अंदर, जो पास करेंगे वो मार्कशीट में दिखेगा। बट अगर आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज से कभी भी कुछ भी हो सकता है। अवार्ड मिला, हो सकता है नौकरी जो मिली हो इस बेसिस पे मिली हो, मुझे इतना कोई नहीं पता, अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ स्टूडेंट के साथ में, बट आई कैन नो कि अगर आपके पास कुछ है और आप कुछ कर सकते हो तो वाई नॉट। बट अगेन उस बंदे के अंदर एस्पिरेशंस थी कहीं ना कहीं, वो हिट करी और उसने वो चीज समझी और आगे वो चला। आपके पास एस्पिरेशंस होंगी, आपको मेरी बातें हिट करेंगी एंड यू विल बी ऑन द सेम ट्रैक। अदरवाइज जैसे नॉर्मल आप चलते आ रहे हो, आप ऐसे चलते आओगे। मेरी तो एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा है अपने आप से भी और आपसे भी। जो जेन जी है ना, जो जनरेशन है ना, ये या तो बिल्कुल ही हाई क्लास है या बिल्कुल ही लो क्लास है, ये मीडियोकर नहीं है। या तो एक बच्चा दिमाग रखता है या तो एक बच्चा दिमाग नहीं रखता है, या तो एक बच्चा पैसे से पैसा कमा लेगा या एक बच्चा पैसा उड़ा देगा। सीधी बात बताते हो। तो अगर आप कैटेगरी में फॉल करोगे या तो बहुत ही ऊपर जाओगे, या तो मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं और वो अपने आप को इतना सिलेक्टिव रखते हैं ना कि मैं तो बस यही करने वाला हूं, मैं तो बस यही करने वाला हूं। आपको नहीं पता आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा है? एक्सटर्नल फैक्टर्स आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स चेंज कर सकते हो, यानी कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस ही चेंज कर सकते हो। आपके पास दरवाजे पे बार बार वो अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको कि जिसमें कि आप सक्षमता नहीं रखते, या आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, या आपको लगता है नहीं नहीं एक दिन तो वो जरूर आएगा, जो मैंने किया है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ मिलेगा। तो वो दिन आते आते आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर आप एक साल भी खाली बैठ गए या आपने एक साल भी कम लेवल पे काम कर लिया तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपको दूसरी चीज रेडी रखनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स जब ग्रुप 2 दे देते हैं, ग्रुप 2 देने के बाद भी खाली नहीं बैठते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो सारी की सारी कंसल्टेंसी मैं उनको देती हूँ कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, ना तो तुम ऐसे हो कि इंटर का दोबारा पढ़ोगे, ना तुम ऐसे हो कि तो फाइनल का दोबारा पढ़ोगे, तो तुम्हें क्या करना है इस बीच। और वो ऐसा बताती हूँ कि उनके एग्जाम के लिए, जो फाइनल का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट, जो उनकी आर्टिकलशिप है उसके लिए इंपॉर्टेंट, और जो उनकी रियल लाइफ है उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लो मैं कह रही हूँ कि कुछ कर लो, और वर्सेस एक बच्चा है जो कह रहा है मैम मैं सीए कर तो रहा हूँ, बात खत्म हो गई, ग्रुप मैंने इंटर करा है, मैं फाइनल में निकाल लूंगा। बट अगर वो बच्चा खाली बैठना चाहता है, मौज करना चाहता है, तो बट ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है। बट मेरे को लगता है कि जो इंटेलिजेंट है ना उसको तो हर नाव में सवार होना चाहिए। अगर इंटेलिजेंट ही फेमस नहीं हुआ और अगर इंटेलिजेंट के मार्क्स नहीं आए और इंटेलिजेंट का ही सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो फिर फायदा ही क्या हुआ इंटेलिजेंट होने का। मेरा मानना सिर्फ इतना है। और बहुत दुख लगता है मेरे को जब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी सिलेक्टिव अप्रोच और सिलेक्टिव डोमेन में रहते हैं, बस वही एक रीजन उनका, और उससे बाहर नहीं निकलते हैं। और जब नॉर्मल एक एवरेज बच्चा होता है जो सबकी सुनता है, मानता है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता है और उससे भी ऊपर लेवल पे चला जाता है। हालांकि लक भी है बट आपके कर्म भी बहुत मैटर करते हैं। आप अपने आप को सिलेक्टिव रखोगे तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आए या नहीं आए ये आपको नहीं पता। ठीक है, चलो बैक टू द पेविलियन। हाँ, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट, अब आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि अब आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, राइट। अगर आप फाउंडेशन की बात करते तो उस टाइम पे पॉसिबल होता, इवन अगर आप ग्रुप 1 अपेयर करते तो भी पॉसिबल होता। और अब की सिनारियो में आर्टिकलशिप के लिए आपको दिक्कत आ जाएगी बिकॉज वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। बट वहाँ के लिए भी मेरे पास एक टोटका है कि आप रेगुलर भी कर सकते हो, आर्टिकलशिप भी कर सकते हो। उसके लिए साइड में आके मुझसे मिल लेना, ठीक है, कि आप रेगुलर भी कर सकते हो। सबका सब चीज है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। ये समझो कि जिस स्थिति में आप हो, आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो ना, उस स्थिति के लोग आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग थे। आप ही थोड़ी ना है जो इसी स्थिति में रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे थे कि यार हमारी आर्टिकलशिप होगी। आपसे पहले भी तो जनरेशन होगी, आपसे भी पहले स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको भी तो कोई ना कोई इलाज मिला होगा। तो इलाज है, सबका इलाज है। हम रेगुलर कॉलेज प्लस आर्टिकलशिप दोनों करवा देते हैं, नंबर 2 में नहीं, नंबर 1 में, ये भी बता रही हूँ। ऐसे काम नहीं करता आईसीआई भाई, मारेगा हमें पकड़ के, है ना। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट बोथ द प्रोफेशंस। इफ यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन एंड इफ यू आर डूइंग द सीए कोर्स, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और बता
चलो सो वेब 3.0 पे चलते हैं। 3.0 में बेटा अपन लोगों ने क्या किया, सबसे पहला पॉइंट सिमेंटिक वेब। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक का मतलब होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है अपने आप से मीनिंग निकालना। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? अपने आप से मीनिंग निकालना, डिराइविंग द मीनिंग बाय देयर ओन। अब जैसे मान लो उसने खुद ही तो मीनिंग निकाला कि अगर आपने एक बारी गाने पे क्लिक किया, दूसरी बारी फिर एक गाने पे क्लिक किया, तीसरी बारी आपने ट्रैवल के ब्लॉग्स पे क्लिक किया, तो आपको बाकी जो वो सब चीजें दिखा रहा है उसने मतलब निकाल लिया ना कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, ये है। तो मतलब निकाल निकाल के, मीनिंग निकाल निकाल के वो आपको क्या देता है? कंटेंट देता है ऑन दी फ्रंट एंड। तो ये कैसी टेक्नोलॉजी है? सिमेंटिक टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है? सिमेंटिक टेक्नोलॉजी है। सो मशीन्स आर एबल टू टेक कॉन्टेक्सचुअल डिसीजंस। कॉन्टेक्सचुअल यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप चीजें क्लिक करोगे उसी कॉन्टेक्स्ट के रिलेशन में वो मीनिंग निकालेगा और आपको चीजें करके दे देगा ऑन देयर own by finding, by combining and cutting down upon the relevant information। बहुत कुछ फाइंड करेगा, चीजों को कंबाइन करेगा, कट डाउन करेगा और कुछ आपको शो कर देगा। जब आप गूगल पे लिखते हो शो रेस्टोरेंट्स नियर मी, पेज 1 of 5, पेज 2 of 5 आता है, तो कंबाइन करके उसने 5 पेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन कितनी सारी थी ना, 100 पेज पे आ सकती थी, पर उसने इन्फॉर्मेशन क्या किया? कट डाउन किया टू 5 पेजेस। फिर आपसे पूछेगा लोड मोर, फिर वो और लोड करेगा। तो कट डाउन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह लाके दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज वेब सर्विसेज। वो कह रहा है, सुनना ध्यान से, कितनी मतलब कहता टुच्ची बातें करी, कहता है जो इसका कंपोनेंट है ना, दैट इज अ वेब। वेब का मतलब क्या है? वेब का मतलब क्या है? इंटरनेट, राइट। कहता है आपको जो टेक्नोलॉजी मिलती है ना, दैट इज बीइंग फीचर्ड बाय इंटरनेट। तो मेजर कंपोनेंट एक तो इंटरनेट चाहिए ही चाहिए ना। इफ आई वांट टू एक्सेस द यूट्यूब, फर्स्ट द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई रिक्वायर इज इंटरनेट, एंड देन आई रिक्वायर द सीमेंटिक नेचर ऑफ इंटरनेट। तो उसने क्या बोला? वेब सर्विस चाहिए मेरे को, यानी कि इट्स सपोज कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर दी इंटरनेट। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? और इंटरनेट चाहिए। अब इसने क्या बोला? कंप्यूटर टू कंप्यूटर। सुनना, मैंने अगर यहाँ पे डाला शो द रेस्टोरेंट्स नियर मी, दिस इज माय कंप्यूटर, इट वेंट टू सम अदर कंप्यूटर और इट वेंट टू अ सर्वर। सो कंप्यूटर टू कंप्यूटर, वो सर्वर से क्या हुआ? मेरे पास आया। सो कंप्यूटर टू कंप्यूटर और कंप्यूटर टू सर्वर। सर्वर भी तो कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब बात समझ आई? कोई दिक्कत? सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेब 3.0? एक मुझे क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि भैया वो सिमेंटिक नेचर हो, खुद से मीनिंग निकालने की क्षमता रखता हो। और इसीलिए वेब 3.0 को क्या कहा गया? सिमेंटिक वेब। और वो इस मीनिंग को क्यों निकाल पाता है? क्योंकि उसके पास क्या है? दिमाग, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डन। चलिए अब आगे चलते हैं वेब 4.0। वेब 4.0 की इक्वेशन बताएंगे। वेब 4.0 इज इक्वल टू वेब 3.0 प्लस एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं तो कहती हूँ कि वेब 5.0 पहले निपटा लेते हैं। चलो आ जाओ। वेब 5.0 कॉल्ड एज द टेलीपैथिक वेब और द सिम्बायोनेट वेब, ये नाम है बेटा, इसको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। इज सेट टू बी हाईली कॉम्प्लेक्स फ्यूचर वेब जनरेशन, यानी कि ये इंटरनेट की फील्ड में हाईली कॉम्प्लेक्स और ये फ्यूचर हाईली कॉम्प्लेक्स और ये काफी आगे जाके हमें बहुत सारी सहूलियत देने वाला है। टू बी प्रेजेंट आफ्टर 2030, यानी कि कब आएगा? ये 2030 के बाद आएगा। क्या ये आ चुका है? नहीं। क्या ये आने वाला है? हाँ, 2030 के बाद आने वाला है। अब मैं आपको एक वो दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, सुनना। वेब 5.0 ध्यान रखना, 2000 का ही 2000 साल चल रहा है ऐसे। तो अगर मैं 2030 लगूंगी, 3 और 2 कितना हुआ? 5। तो ये ऐसे करके याद रखना, अगर इन केस तुम्हें याद नहीं भी रहता है तो। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? करते हैं तो बोल नहीं सकते। इसमें क्या करेंगे? Some things such as brain implants are expected to be popular. What is a brain implant? What is a brain implant? हम क्या करेंगे? रोबोट के अंदर
क्या कर देंगे, ब्रेन इम्प्लांट कर देंगे, और उसके पास जो ब्रेन होगा वो कैसे वर्क करेगा, जैसे एक नॉर्मल इंसान के पास होता है। अब आते हैं वेब 4.0 के ऊपर। वेब 4.0 इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट वेब, क्योंकि अभी ये और इंटेलिजेंट हो गया, क्योंकि एडवांस वर्जन आ चुका है। इट इज ऑटोनॉमस, मतलब ये ज्यादा इसके पास फ्रीडम है। प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव है यानी कि उससे कम, वो रिएक्टिव था, ये प्रोएक्टिव है। देन इट इज अ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग यानी कि खुद से लर्न भी करता है। अच्छा, यूजर रोज रोज आता है और यूट्यूब पे लहंगे सर्च करता है, तो उसे और लहंगे दिखाओ। एंड द कंटेंट जनरेटिंग बेस्ड ऑन मैच्योर्ड सिमेंटिक एज वेल एज AI। नाउ व्हाट इज दिस मैच्योर्ड सिमेंटिक? सिमेंटिक था पिछले वाला, अब क्या हो गया, और मैच्योर हो गया, यानी और एडवांस हो गया। अब वो और मीनिंग क्या करता है, डिराइव करता है। इज दैट क्लियर, समझ आया? सो वेब 3.0, वेब 4.0 एंड वेब 5.0। अगर आपको लगता है कि चीजें डिफिकल्ट हैं, तो मैं आपसे बोलूंगी जितने मैंने सारे आपको MCQs मार्क कराए हैं ना, एटलीस्ट आप वो कर लीजिएगा। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ना, उसको घर जाके अपनी एक लैंग्वेज में जरा जस्ट में कर लीजिएगा रिड्यूस, तो आई थिंक शायद समथिंग बेटर देन नथिंग वाला केस हो जाएगा। सारी की सारी टेक्नोलॉजी आप एक लेवल पे आपकी अच्छी नहीं हो सकती, बट आपको चूज करना पड़ेगा अपने लेवल से कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मैं लिख ही दूंगा। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जो कि एवरेज है, आ सकती है, मेरे को भी आती है, मैं ओन लैंग्वेज में करके लिख दूंगा। और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी अगर पेपर में आ गई तो मैं छोड़ ही दूंगा, फायदा ही नहीं है लिखने का, लिख के भी उतना नंबर मिलेंगे और बिना लिखे भी उतना ही है। सो ये आपको खुद से बाइफरकेट करना पड़ेगा। सो वी आर डन विद वेब 3.0, 4.0 एंड 5.0। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग करें, बोलो, नहीं करें इंटरेस्टिंग? चलो आओ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नहीं इंटरेस्टिंग कहा था ना आपने, सॉरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुकी हूं तो इसको इजीली हम कर सकते हैं। आई एम गिविंग इट 2 minutes टू रीड इट। आई एम गिविंग इट 2 minutes टू रीड इट। Chickly, chick, chickly, chick, chickly, pee, chickly. Chickly, chick, chickly, chick, chickly, pee, chickly. Chickly, pee, chickly, करिश्मा जो निकली करिश्मे किए उसने। कहा सोना सोना कहा सारी बात निकली पहाड़े पिए उसने। किसे देखा है ये? चिकली पी चिकली Anyone in the class? एक हाथ खड़ा करो। किसने भी देखा है? This used to come on the Cartoon Network और ऐसे कुछ करके चैनल्स पे आता था। अभी देखो ट्रैक देखो। Okay, so I'll give you a brief of it. So Karishma का Karishma is the name of the serial. So Karishma is the name of the child जो रेड कलर की स्कर्ट में थी, and Karishma जो है वो करिश्मे कर रही है। So
सो नाम क्या पड़ा सीरियल का? करिश्मा का करिश्मा। वो करिश्मा जो कर रही है बेसिकली वो क्यों कर पा रही है? क्योंकि उसके पास ऐसी कोई पावर्स हैं जिससे कि वो करिश्मा कर सकती है। वो पावर क्या है? वो पावर को पढ़ने के लिए ही ये पूरा सीरियल जो है वो बनाया हुआ है। बेसिकली करिश्मा का करिश्मा में जो करिश्मा कैरेक्टर है वो इंसान है ही नहीं, वो है रोबोट। क्या है वो? रोबोट। सो रोबोट जो होता है वो तो करिश्मा ही करेगा ना फिर बाकियों के लिए, राइट? अब जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स को क्या क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम करना पड़ता है। तो इसी में रियली इस सीरियल के अंदर हमने क्या किया? करिश्मा को प्रोग्राम किया था। तो जैसे मान लो हमने एक बारी करिश्मा को सिखा दिया कि चेस कैसे खेलते हैं, तो वो क्या करेगी? अगली बार सारा चेस वो खुद ही खेल देगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन लर्निंग। क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। ये किसका हायर वर्जन होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हायर वर्जन होता है। इंटेलिजेंस तो बार बार डालनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग का क्या है? एक बार डाला चल गया। आप मुझे बताओ अगर मैं यहां पर सर्च करूं, मैं लिखूं, मुझे लिखना है, मान लो, हाँ एग्जाम्पल मैं लिखती हूं बिल्डिंग्स, और मैं जाती हूं इमेजेस के अंदर। बिल्डिंग से दिखाई ना उसने? कुत्ते की शक्ल तो नहीं दिखाई? नहीं दिखाई ना? लैपटॉप भी नहीं दिखाया ना? बिल्डिंग ही क्यों दिखाई? वो तो बात ठीक है, ये तो हमारा फ्रंट एंड है। बैक एंड पे क्या हुआ? मैंने उसको इतनी बिल्डिंगें दिखा दी कि अब इसके इर्द गिर्द अगर कुछ भी होता है तो उसको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है? बिल्डिंग ही है। बात समझ आई? वो आई थिंक आपने कभी कोई ऐप वगैरह इस्तेमाल करी हो, मुझे नहीं पता, जिसमें ना वो बीच में आई थी, लॉन्च हुई थी कोविड की तरह, बड़ी ट्रेंड पे आई थी। वो ऐप पे ऐसा देखते थे तो वो आपकी एज वगैरह बताता था। एज, हाँ, कि आप मेल हैं और आपकी ये एज होगी। स्नैपचैट, हाँ, फिल्टर चीजें। तो अब आप मुझे बताओ उसको कैसे पता कि आप मेल हैं? समझ रहे हो? आप फीमेल है, उसको कैसे पता? क्योंकि हमने फीमेल को उसको इतने सारे फोटोज दिखा दी कि उसको समझ में आया कि अच्छा ये क्या है? फीमेल है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एग्जांपल एज आप डिटरमाइन कर पाते हैं वाया दैट ऐप। सो जो एज आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं ना, सुनना, जो एज आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं वो क्यों डिटरमाइन कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कहा 1 साल का व्यक्ति दिखने में ऑलमोस्ट ऐसा होगा, 2 साल का व्यक्ति दिखने में ऐसा होगा। क्योंकि डेटा बेस जो ये बना है ना, वो डेटा से ही बना है। तो डेटा पहला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ? इसको समझा गया, और समझ के इनको ये इतनी बात समझ में आ गई कि ये चीज ऐसे होती है। तो मशीन जब खुद लर्न करने की कैपेसिटी रखती है तो उसको क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। जो ये सीरियल था, आई डोंट नो कि आपने नहीं देखा, आई वॉज नॉट अबाउट, अदरवाइज मैं कोई दूसरा सीरियल लेके आती, बट मैं आपको बताती हूँ जो ये सीरियल हमारे इंडिया में आया, दैट वॉज बीइंग बेस्ड ऑन अनदर सीरियल जो कि फॉरेन में था। ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, जो हमारे इंग्लिश मूवीज में देखने को मिलती हैं, वो एक ना एक दिन होती हैं। जो प्रियंका चोपड़ा ने कोई मूवी में 2050 बनाई थी या समथिंग कुछ बनाया था, सो वो चीजें 2050 में होंगी, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको। तो द मेन पॉइंट इज कि व्हाट्सएवर वाज बीइंग ड्राफ्टेड सो बिफोर एज अ काइंड ऑफ कि हंसी के लिए या ऐसी इमेजिनरी बना दी ना, तो किसी ने अगर इमेजिन किया ना तो उस पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है काम कर रहा होगा। क्या किसी ने मेट्रो इमेजिन किया था इंडिया के अंदर? नहीं। बट इंडिया से पहले कहां पर टेक्निक आई? क्या उनसे पहले किसी ने सोचा तो होगा ना? जहां सोच है वहां थोड़े टाइम बाद क्या आ जाएगी? चीजें एग्जीक्यूट होकर आ जाएंगी। तो किसी ने सोचा था, क्या सोचा था? कि हमारे को एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जिसको कि अब हमें सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़े, रोज रोज हम प्रोग्रामिंग ही करते रहे क्या? बस ये काम थोड़ी रह गया हमारा। तो मैं अब आपके साथ में उस वाले सीरियल की शिपिंग जो है वो क्लिपिंग जो है शेयर कर रही हूँ। इसका एपिसोड ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं इसका करती। When I was in my childhood, तो I used to see this serial, तो मेरी तो बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं इसके साथ में। He's oh so sorry. Hi, Mom.
इसका टाइटल ट्रैक सुनाओ. ये जो साइड में सारे दिख रहे हैं मेरे को ऑप्शंस, ये तो इन्होंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है. नीचे भी मुझे ऑप्शंस अगर दिखेंगे तो सिमिलर ऑप्शंस दिखेंगे ना. ऐसा क्यों है? AI. आई थिंक अब मुझे अच्छा लगा सुन के. ओके ओके, सो मैं डालती हूँ, दूसरी बार डालती हूँ. चलो टाइटल ट्रैक सुनाती हूँ पहले इसका, उसके बाद ये ठीक रहेगा. She's a small wonder. He's the father of the robot. She's a small Mother of the robot. wonder, a child unlike other girls. She's a miracle, and I grant you, she'll Brother of the robot. you at first sight. She's She's a a small wonder, wonder. and she'll make your heart beat. She's a robot. इसकी ड्रेस देखो, सिमिलर टू करिश्मा का करिश्मा. Small wonder. Wonder means करिश्मा. Name was also been taken from the serial only. Michael She's a girlfriend of the brother. She's a small wonder, brings love and laughter everywhere. Hi, Mom. Hi, Jamie. How was school? There's gotta be more to life than school. Man cannot live by education alone. Well, why don't you get a little playtime in until dinner? Who is? I wish I had a brother. I'd even settle for a sister. Well, maybe one of these days you'll have one. That's what you keep saying. But I don't think you're really working on it. Oh, honey, would you get that? Hi, Jamie. Hi, Harriet. She's a chipko. She's a chipko. Jamie, that was rude. That's no way to treat your neighbor. I'm sorry, Mom, but she deserves it. Harriet's a pill and she's nosy. What a waste of womanhood. Oh, well, there's your father. You can ask him to play with you. Hi, honey. Hi, Dad. Hi. Uh-oh. I don't think I'll ask Dad to play with me. I don't think I Play will with me. either. What happened, Ted? Well, I told you I was working on that special project at the lab. Oh, the one you've been working on all those nights? I didn't even tell my boss about it. Anyway, I decided it was in good enough shape to show it to him today. He wouldn't even discuss it. Well, what is it? Why wouldn't he discuss it with you? This. It's Trying a to make a doll. robot. A great big doll. Gee, Dad, a grown man playing with a doll at work? Ted, I don't understand. Your company makes electronic gadgets. Those robots that weld cars and fill bottles and stick labels on cans. That's right. Well, then why would he be interested in a doll? Joni, honey, this is not just a doll. It's an experimental VICI. Give that to me in English. VICI, that means Voice Input Child Identicant. It means Voice it can be Input controlled Child, by यानी कि voice जो मेरे से command. It's a वार्तालाप कर सके, computerized robot. बात And कर this सके. could be invaluable to society. Like it could teach in the schools or in the hospitals to help in therapy for speech impaired or सब काम handicapped के लिए children. इस्तेमाल. There are hundreds of practical uses for it. Practically It's a fabulous idea if you can do it. You know something, Dad? Yeah, what's that, Jamie? You better stand back when a doll this size cries and wets. Honey, this is just too important to give up. Now, I know it would be a big inconvenience, but would you mind if I worked on it? At home? Okay. Yeah. So this was the episode 1. I hope you mean, got no. the idea. Now, sitting next to how he executed it and what was a real robot and what she was doing. तो अब इस पे जाते हैं.
तो मेरी तो बस लिटरली बता रही हूँ, बचपन की यादें से यादें जोड़ी पड़ी हैं इससे। चेस वाला प्ले करने वाला दिखाती हूँ। I guess episode 9. Needle nose? What? Pliers, needle nose pliers. Oh, I thought you said I had a needle nose. What's the problem, Ted? Oh, it's her voice. But I think the problem is an intermodular distortion of the secondary harmonics in the half-wave rectifier, which controls her speech synthesizer unit. That makes sense. Okay, unplug, Vicky. Turn around, Vicky. Okay, repeat after me. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Dad, you turned her into a chipmunk. I will never get this robot perfected. Well, of course you will. Honey, don't be so hard on yourself. You've invented something that's absolutely fantastic. Yeah, Dad, if Vicky was any more human, we'd need another bathroom. You know, the thing that intrigues me most is, if a robot is raised as a real Episode child, 5. will it eventually be able to program itself to act like a... कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट ना आ जाए। अब देखो चेस खेल रहे हैं, ठीक है? अभी देखना चाल कैसे होएगी। I understand. It's in my computer. Okay, white goes first, your move, go. Checkmate. Why he's shocked? What do you mean? Because उसने अपनी बुद्धि उसको दे दी, उसका इम्प्लीमेंटेशन उसने खुद किया ना, तो वो 2 कदम और आगे चढ़ गया। समझ गए? अब देखना अब आगे क्या होगा। अब ये आगे से कुछ बातें बोलेगा, फिर उसका स्टेटमेंट सुनना, करिश्मा सॉरी इसका, कि ये बोलती क्या है। Checkmate. That's only 5 moves. If you program me correctly, I could do it in 4. क्या बोल रही है? कि समझ रहे हो कि आपने अगर मुझे ढंग से प्रोग्राम किया होता ना, तो मैं 5 मूव्स की जगह 4 मूव में आपको चेकमेट कर देती। मतलब क्या है कि वो डिपेंड कर रही है प्रोग्राम के ऊपर टू एन एक्सटेंट, और उसके बाद वो चीजें लर्न कर रही है और फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है। Everybody's a critic, huh? Can't you make a few teeny weeny mistakes? No, No, I'm programmed to win. I am I'll fix programmed that. to Stand win. up and turn around. अब वो क्या कह रहा है? ले अब तेरा प्रोग्राम ही ठीक कर देता हूँ मैं सारा। अब इसका प्रोग्राम ठीक कर रहा है वो। देखो, ले। You know how humiliating it is for a robot to beat its inventor? वो कह रहा है कि तुम अच्छा लग रहा है, तुम दूसरों को नीचे दिखा रही हो, ह्यूमिलेट कर रही हो। Dad, you coming out to play some one-on-one with me? Not right now, Jamie. And don't bounce that in here. One-on-one, that's not in my memory bank. It's a way to play basketball. You know what that is? Basketball, a sporting event used to fill television time between commercials. I taught her that. Sorry. It's also a game you play outside, Jamie. All right, turn around, sit down. I'll get you this time. How about working on the clubhouse later, Dad? Sorry, Jamie, I'll be working with Vicky. But gee, the only time we get to work on it is on weekends. Well, maybe next weekend, huh? There's your mother. Why don't you go see if you can help her? Not you, him. You don't have a mother, remember? I'm beginning क्योंकि to feel robot like I है। don't have a father. Okay, Vicky, you're white. Your move, go. Checkmate.
4 मूव थे ना इस बारी? That was only 4 moves. Now I'm programmed correctly. Now I am programmed correctly. Hi, honey. Oh, I saw the cutest clothes in the stores for Vicky. I was so tempted, Ted. Honey, little girl robots don't need wardrobes. No, but big girl wives do. Anyway, I just couldn't resist buying Vicky these gloves. Oh, yeah, those are cute. Yeah. Why don't you unscrew one of her hands and see if they fit? It's not funny, Jamie. That's not funny. How about the paint I asked you to get for my clubhouse? क्या वो Mom? बोल रही, क्या वो तभी बोल रही है जब हम बोलने को बोल रहे हैं? नहीं, अभी बोली वो जबकि हमने कहा भी था बोलने के लिए. So understand these points. This is the good example of machine learning. बात समझ आई? अभी भी भूलोगे तो नहीं ना? एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिख के नहीं आना, सिर्फ समझाने के लिए था. डिस्क्लेमर दे दिया पहले ही. हटा दूं? सारे एपिसोड्स घर जाके देखें. और इसी का वर्जन अगर आपको हिंदी में सुनना है विद द इंडियन कैरेक्टर्स, दैट इज करिश्मा का करिश्मा. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ लिया आप लोगों ने. अब देखो मशीन लर्निंग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, क्योंकि मशीन लर्निंग इज बेसिकली एडवांस और मोर वर्जन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो यहाँ पर हमें को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारे को इसको सब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है. तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन, और बाकी जो उसकी एप्लीकेशन और रिस्क है वो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ही रहेंगे. सो मशीन इज अ टाइप ऑफ AI that provides computers यानी robots the ability to learn without being explicitly programmed. यानी कि आप थोड़ा बहुत प्रोग्राम तो करेंगे, ऐसा नहीं कि रोबोट ऐसे हवा में बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का एग्जैक्ट रखेंगे. they will apply their own intelligence as well. Apple Siri is a very good example. अगर आप कुछ बकवास करते सीरी के साथ, वो बोलते हैं ना, आप कुछ ढंग का पूछे तो मैं बताऊं, हे एप्पल सीरी क्या आप मुझे बता सकते हैं? बस. एलेक्सा क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चे इतने बदतमीज क्यों होते हैं? एलेक्सा कोई ढंग का सवाल पूछिए तो मैं बताऊं. सो AI एंड मशीन लर्निंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच रेलेवेंट. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है एंड यू कैन जस्ट रीड द बोथ द कॉन्सेप्ट्स. क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं इस लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, ग्रीन कंप्यूटिंग. ग्रीन कंप्यूटिंग ग्रीन कंप्यूटिंग अब बेटा बात क्या थी सुनेंगे. जितने सारे ये डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इतनी तारें आ चुकी हैं और वाइब्रेशंस हैं. even you can vibrate, you can feel the vibrations of these devices. and example अगर ये जो है ये 10 साल तक चल जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद जो इसकी प्लास्टिक है उसका क्या होगा? it is a non biodegradable in nature, so it is going to hamper the environment. आपके पास सिस्टम है, आपके पास मोबाइल फोन होता है पुराना, आप क्या करते हैं? किसी को दे देते हैं, वो यूज करेगा, वो क्या करेगा, एक दिन वो डंप होएगा, या तो आपके पास पड़ा रहेगा या आप उसे फेंक देंगे. फेंकेंगे तो प्लास्टिक का कुछ होगा उसका? नहीं होगा. सो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या कहती है? ग्रीन कंप्यूटिंग एम करती है एनवायरनमेंट को क्या देना? प्रोटेक्शन देना. क्या देना? प्रोटेक्शन देना. अब कैसे कैसे दे सकते हैं? जो दिक्कतें मैंने आपको बताई उनका क्या सोल्यूशन है? उनका सोल्यूशन ये है कि जितनी चीजें हमारे पास हैं सबसे पहले हम उसका फुल यूज करें. अगर कोई चीज 12 साल तक यूज हो सकती है तो उसको कम से कम 12 साल तक यूज करें. पहली बात ये यानी कि एफिशिएंट यूज. दूसरी बात ये अगर हम ऐसी चीजों को ऐसे रिसोर्सेज से बनाएं जो कि बायोडिग्रेडेबल इन नेचर है तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएंगी, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी, राइट? आपको पता है अब जो चिप्स वगैरह बनती हैं वो कौन से एलिमेंट की बनती हैं? कॉपर. अगर कॉपर की चिप बन रही है तो आप मुझे बताओ इस चिप में कॉपर लगाने के लिए क्या कॉपर मेटल को मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा होगा अपने
अर्थ से, ऑब्वियसली करना पड़ रहा होगा। तो क्या मैं कॉपर का मटेरियल यूज नहीं कर रही, नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ, बट हर एक चीज चिप में अगर आने लग जाएगी तो क्या कॉपर की डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल डेफिशिएंसी हो जाएगी। आप जो जो चीज धीरे करके यूज करना शुरू करोगे, धीरे करके उसकी डेफिशिएंसी होना चालू हो जाएगी। सो वी हैव टू सी टू इट कि आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड टू दैट एक्सटेंट कि उसकी डेफिशिएंसी आ जाए। आप लोगों ने कई बारी नोट्स जो हैं प्रिंट आउट फॉर्मेट में लिए होंगे। जब हम प्रिंट आउट लेते हैं तो प्रिंट आउट में हमारे पास जो पेज होता है इसके भी दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब मैंने कहा ये मेरी 100 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, जरा इसका प्रिंट आउट निकलवा के ला देना। बच्चा गया, प्रिंट आउट निकलवा के ले आया। फ्रंट एंड पे सारा कंटेंट लिखा हुआ है और जो बैक एंड है वो खाली क्या है, स्पेस छोड़ा हुआ है, ब्लैंक है। अगर मुझे उस पर लिखना है तो बात समझ में आती है, बट अगर मुझे उसको लिखना ही नहीं है, दैट इज आई थिंक मैंने यूजलेस छोड़ दिया। जो काम 50 में हो सकता था वही काम 100 में हुआ। प्रिंट आउट किससे निकला? सिस्टम से। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ये काम नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करने का है, तो क्या करेंगे? उतना ही प्रिंट आउट निकालेंगे और वैसा ही प्रिंट आउट निकालेंगे जिससे हमारे जो पेड़ हैं उससे पेपर ज्यादा कट ना हो। और इवन अगर अब आप बोथ साइड भी अगर आप प्रिंट आउट कर रहे हैं तो उसमें भी आप मार्जिन का ख्याल रखिए। अगर आप ऊपर नीचे ज्यादा मार्जिन देंगे या फिर लेफ्ट राइट में ज्यादा मार्जिन देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो जाएंगे। तो मार्जिन भी मिनिमम रखिए। अगर आपको लिखना है तो अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं लिखना है तो मार्जिन कम रखिए। बात समझ आई? क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि इन्हीं सब पेपर की बातें हम ना करें? शायद इसीलिए स्टोरेज के लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आया। So cloud computing is the part of green computing. Why? Because here we are actually हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, पेन ड्राइव्स आप यूज कर रहे थे। पेन ड्राइव्स मेड ऑफ प्लास्टिक गिविंग यू अ मेमोरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 32 GB। ठीक है, अब आपको क्लाउड की स्टोरेज दे दी, तो जब क्लाउड की स्टोरेज दे दी तो 32 GB आप क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। प्लास्टिक बच गया। क्या किया हमने? ग्रीन कंप्यूटिंग। तो पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर सोल्यूशन क्या होगा? ग्रीन कंप्यूटिंग। और सोल्यूशन में क्या होगा? जो आपका दिमाग होगा लॉजिकल वो लगा लेना, और जो आपने अभी तक पढ़ा सब कुछ वो लगा लेना। आप मुझे बताओ कि क्या ग्रीन कंप्यूटिंग बोलने से, मतलब ये बोल देने से मात्र कि नहीं हम तो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से संभाल के रखेंगे, नहीं हम तो ऐसा करेंगे, क्या सिर्फ बोल देने से मात्र काम चल जाएगा? नहीं, इसके ऊपर थिंक करना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। जैसे कि अब आपको कोई बोले कि हाँ भाई, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंटेंट है जो कि आपको वन टाइम यूज करना है, आपका उसका रिपीटेटिव यूज नहीं है, तो उसका प्रिंट आउट ही मत निकालो, उसको पीडीएफ फाइल में ही पढ़ लो। इट कैन सेव आई थिंक वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट कैन सेव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बोलने से मतलब नहीं होगा, उसको सोचकर यानी कि उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा कि हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लेट सपोज सिस्टम्स तो बनने बंद नहीं होंगे, बट अगर मैं, सुनना ध्यान से, अगर मैं वर्चुअलाइजेशंस लगा लेती हूं तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है बताओ? बहुत सारे सिस्टम की जगह एक सिस्टम से काम चल जाता है। तो क्या वर्चुअलाइजेशन भी ग्रीन कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है? डेफिनेटली है। क्या इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? जो मैंने इस टाइम पे ग्रीन कंप्यूटिंग को उठाया है वो इसीलिए उठाया कि नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग विद द रेलेवेंस ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन रिलेशन टू द ग्रीन कंप्यूटिंग। चीजें क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, और बताती हूँ और क्या ऑप्शन हो सकता है। अगर मैं ये जो डिवाइसेस बना रही हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा, मान लो मैं प्लास्टिक यूज कर रही हूँ, बट मैं प्लास्टिक ऐसी यूज कर रही हूँ जो रिसाइकिल हो सके, तो ये भी बेटर है। समथिंग बेटर देन नथिंग। अगर ये जो प्लास्टिक है रिसाइकिल हो सके, अब आपने पॉलिथीन्स देखी होंगी, बहुत सारी पॉलिथीन्स को ना कंबाइन करके ना क्या किया जाता है, जो ब्लैक कलर की पॉलिथीन होती है ना, वो
इन सब पॉलिथीन को कंबाइन करके ना वो शीट बनाई जाती है और उससे ब्लैक कलर की पॉलिथीन बनती है। और वो ब्लैक कलर इसीलिए होता है क्योंकि सारी पॉलिथीन मिक्स करी और फिर उसके बाद में उसमें केमिकल डाला, वो टोटल सबको ब्लैक कर देती है और वो ब्लैक कलर की पॉलिथीन सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो ब्लैक कलर की पॉलिथीन ऐसे बनती है। क्या हुआ आयुष, तू यूज नहीं करेगा आज से? करेगा? ग्रीन कंप्यूटिंग को फॉलो करियो, प्लास्टिक मत यूज कर, ठीक है? तो अब क्या किया यहाँ पर, अगर एक माइनस है कि पॉलिथीन तो है बट मैं देखूं तो यहाँ पर इतनी सारी पॉलिथीन का जो डिस्पोजल था वो क्या करके क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कलर की पॉलिथीन में कन्वर्ट हो गया। चलो कुछ तो समथिंग बेटर देन नथिंग तो हुआ कम से कम कि चलो इसी रूप में ही हम यूज कर रहे हैं प्लास्टिक। अगर मैं आपसे एक और बात बोलूं, अगर मान लो मैं कल को कोई भी चीज है, मान लो ये माइक है, मान लो ये कैमरा है, ये सिस्टम है, ये सब चीजें हैं, अगर मैं इसको चलाती हूँ क्या मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही? अगेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है? मैं तो कहती नेचुरल रिसोर्सेज, एट लास्ट वाटर इज द थिंग। क्या मैं यूज नहीं कर रही नेचुरल रिसोर्स? जी हाँ बिल्कुल यूज कर रही हूँ। तो क्या मुझे इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आप इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान कैसे देंगे? जैसे मान लो मेरा ये सिस्टम है, ये मेरा मॉनिटर हो गया, ये मेरा कीबोर्ड हो गया, ये मेरा माउस हो गया, ये मेरा प्रिंटर हो गया, टेबल पे रखा हुआ प्रिंटर। अब बेटा मैं काम कर रही हूँ सिस्टम के ऊपर, ये प्रिंटर जो है चालू है, पावर ले रहा है, ये चालू है। ये जब इसका काम नहीं तो क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। इसके साथ बेटा गाने सुनती हूँ मैं, स्पीकर अटैच है, क्या ये बिजली नहीं खा रहा होगा? खा रहा होगा। क्या करना चाहिए मुझे? स्पीकर बंद कर देने चाहिए। तो क्या थोड़ा थोड़ा करके भी हम आगे नहीं चल सकते फॉर अ गुड लाइफ? यस वी कैन गो फॉर दैट। इससे तो मम्मी कहती है ना कि जब एसी काम में ना हो तो बंद कर देना चाहिए, लाइट जब यूज में ना हो तो बंद कर देना चाहिए। द मॉम एंड डैड दे आर ऑलरेडी फॉलोइंग द ग्रीन कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट दैट कि हम यहाँ पर ग्रीन कंप्यूटिंग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेशन टू द IT इंडस्ट्री, इन रिलेशन टू द डिवाइसेस यू आर यूजिंग। मोबाइल फोन की मैं अगर बात करूं, मोबाइल फोन को लेके भी यही चीजें हैं। मोबाइल फोन को लेके भी ये चीजें हैं। मोबाइल फोन जब काम में आए तभी ऑन रखो, अदरवाइज ऑफ रखो, इट विल सेव योर बैटरी, बट nobody does it. Every time the phone is on, or we put it on the DND mode, or we put on the flight mode, but we don't switch it off. So green computing हमें ये सब बातें सिखा रहा है कि भाई क्या करो, सब चीजों को देख के चलो, रिसोर्सेस हमारे क्या है, लिमिटेड नेचर है, उनको अच्छे से इस्तेमाल करो, उनका जितने से जितना अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बट ऑन अ गुड नोट, दैट इज फाइन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलिए तो क्या क्या पढ़ना है अपने आप को? कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्विसेज एंड चैलेंजेस। एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है बेटा बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। एग्जाम में सर्विसेज एंड चैलेंजेस कभी नहीं आता। सो कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टडी ऑफ क्या? ऑफ यूजिंग द IT resources in the more efficient and the friendly way. It includes assigning, manufacturing, disposing of systems, server with a minimum or no impact on the environment. So in green computing, what we go for, what we have the aim? We have the aim of depleting the environment in the most lesser way. कम से कम environment को harm होना चाहिए। जो हमारे को ये पेट्रोल के साथ अभी जितनी भी गाड़ी वगैरह है वो बैटरी वाली आ गई है। वो क्यों आ गई है? हम रिसोर्स बचाना चाह रहे हैं। अब जब बैटरी वाली ज्यादा हो जाएगी तो बैटरी वाली जब ज्यादा होगी तो वो तो कुछ कंज्यूम करेगी। वो क्या कंज्यूम करेगी बैटरी कार? फिर उसके ऊपर दिक्कत होगी। जो भी आप रिसोर्स लेके चलोगे उसके ऊपर दिक्कतें आती रहेंगी और हम उससे सेव करने के लिए पढ़ते रहेंगे बस। और एट लास्ट ये बोलेंगे जब कुछ नहीं था ना तो ही सब कुछ अच्छा था। चलो ओके। ऑब्जेक्टिव, it reduces the use of hazardous resources, maximize the efficiency, promote recyclability and biodegradability. You understand biodegradability, Mohit?
क्या होता है बायोडिग्रेडेबल? वाह, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग? इट रेफर्स टू डूइंग द ऑडिट. गजब, वाह. ओके चलो ठीक है. अब जो ये वाली लाइन है ना बेटा, ये वाली लाइन मार्क करो एमसीक्यू. जो ये इट की है ना, इट की जगह आएगा डैश एग्जाम के अंदर, और इसमें आपको पढ़ना होगा ग्रीन कंप्यूटिंग. पढ़ते हैं इसको. सो इट इंक्लूड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सीपीयूज. ऐसे सीपीयू लगाओ जो कि बिजली कम खाए और काम ज्यादा दे. आज के टाइम पे एसी आते हैं, उनको बोलते हैं इन्वर्टर एसी, जो कम बिजली खाते हैं, जो कम बिल बिठाते हैं. पता है कि नहीं पता है? किसको नहीं पता है? रेज योर हैंड. सबको पता है? तो बताओ मुझे, अगर मैं एक इन्वर्टर वाला एसी लगाती हूं तो मैंने खर्चा बचाया, ये नॉन इन्वर्टर वाले में खर्चा बचाया? थोड़ा खर्चा आज एक्स्ट्रा करके कल के लिए मैंने खर्चा बचा लिया. सिमिलरली अगर मैं यही सेम चीज सीपीयू में कर दूं तो क्या मैं बचाऊंगी पैसे? डेफिनेटली बचाऊंगी. मोर एफिशिएंट सीपीयूज, सर्वर्स एंड पेरिफेरल्स. पेरिफेरल्स यानी कि उससे बिलोंग करती हुई चीजें सारी, सीपीयू से बिलोंग करती हुई सारी चीजें. जैसे कि सीपीयू कैसे चलेगा, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइसेस चाहिए मेरे को, इनपुट डिवाइसेस चाहिए मेरे को, तो ये सारी डिवाइसेस यानी पेरिफेरल्स. एज वेल एज रिड्यूस्ड कंजम्पशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. यानी कि जो मेरा सिस्टम है उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिस्पोजल होना चाहिए. जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा है उसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना. अब जो पढ़ाऊंगी वो याद कर लेना. ग्रीन कंप्यूटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस. यानी कि ग्रीन कंप्यूटिंग बोलने से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या उसके अंदर करेंगे? तो हमने कहा भैया सबसे पहले तो क्या करो, प्लान करो. क्या प्लान करना है? बेसिकली कि आपको ग्रीन कंप्यूटिंग फॉलो करना है. तो उससे क्या बोला? डेवलप अ सस्टेनेबल ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान. सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ऐसा प्लान को ध्यान में रखे हुए बनाया जाए. गुड. तो इसीलिए वर्ड क्या आया? सस्टेनेबल. ठीक है, अभी हेडिंग पढ़ते हैं. और क्या बोला उसने? कहता है अगर आपको इसको इंप्लीमेंट करना है आप रिसाइकिल पे फोकस करो. ठीक है, ओके. और क्या करें? परचेज. चीजें ऐसी परचेज करो जो कि लाइक वन ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल आपकी चीजें सॉल्व हो सके. पेपर के बारे में बताया, जो मैंने आपको पेपर के बारे में बताया, उसने बोला ये भी आप प्रैक्टिस करो और आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को भी सेव करो, कंजर्व दी एनर्जी. तो पॉइंट सारे वही हैं, एक एक करके पढ़े चलो. प्लान, डेवलप दी प्लान. सो क्या बोला? इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स फॉर द चेकलिस्ट, पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशंस. स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबकी बैठक बुलाओ और उनसे बात करो, उनके सजेशंस लो, अपनी बात बोलो और उसके बाद क्या करो? एक प्लान बनाओ. नाउ एनकरेज द आईटी कम्युनिटी फॉर यू टू यूज द बेस्ट प्रैक्टिसेस. और फिर उनको क्या करो? जो लोग आईटी की फील्ड में है, जो आईटी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, उनको एनकरेज भी करो कि इस प्लान जो है ना वो क्या हो? एग्जीक्यूट हो. इसके लिए क्या करो? आप एनकरेज भी करो. अब एनकरेज जब करोगे तो उनको बोलोगे एनकरेज में करना कैसे है, तो बोलोगे पावर यूसेज कम से कम करो, पेपर का कंजप्शन क्या करो? कम से कम करो, अपनी ओल्ड मशीन को क्या करो? कम से कम जो है कम से कम फेंको, मोर एंड मोर ऑफ यूज करो, ज्यादा रिसाइकिल करो, और यूज क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर योर डेटा स्टोरेज पर्पस. किसको बोला ये हमने? ये हमने किसको बोला? आईटी कम्युनिटी को बोला. यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आईटी वाला काम है ना, जो आईटी वाला सेक्टर देखते हैं, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला कि भाई तू ये सारी बातें ध्यान से रख, सुन. एनकरेज किया हमने उसको. चलो ठीक है. और हम कैसे करते हैं एनकरेज? बाय डूइंग द रिसाइकिल. तो कहता है ई वेस्ट डिस्पोजल एज पर द गाइडलाइन. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ वेस्ट? नाउ देयर इज अ ई वेस्ट आल्सो. What is that waste? जैसे कई बार आपकी कोई फोटो खराब आ जाती है, आप क्या करते हो? फोन से डिलीट कर देते हो. तो वो क्या था? ई वेस्ट था. क्या था? ई वेस्ट था. तो अब ग्रीन कंप्यूटिंग के अंदर बोलता है, ये तो आपके फोन की बात थी, बट मान लो मेरा डेटा जो है क्लाउड पर सेव है, तो वहां से डिलीट करने का जो ऑप्शन होगा वो क्या होता है? ई वेस्ट. तो कहता है कि अगर आप वो काम करें तो उसको भी क्या करो? आप एज पर दी गाइडलाइंस करो. गाइडलाइंस देके रखिए कि आप ऐसे 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 कर सकते हैं. ठीक है भाई.
आपको ये पॉइंट ज्यादा रिलेवेंट नहीं लगेगा बिकॉज आप ये काम नहीं करते हो अपने लेवल से। सेफ डिस्पोजेबल करें। एंड उसने बोला एंड ऑफ द लाइफ मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप कोई सिस्टम यूज कर रहे हो तो जब ये सिस्टम बैठ जाएगा, जब ये काम के लायक नहीं होगा, तो आपके पास ऑलरेडी एक प्लान होना चाहिए जब इसकी लाइफ खत्म होने वाली होगी कि आप इससे ये चीजें कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने नया सिस्टम लिया तो मैंने पुराने सिस्टम को किससे डाल दिया, बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकलते रहते टाइम टू टाइम, तो मैंने उस सिस्टम को सिर्फ प्रिंट आउट के लिए रख दिया कि भैया एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, तुझे बैठ के प्रिंट आउट निकालना है, मेल ही तो एक्सेस करनी है, प्रिंट आउट्स निकालने हैं। तो ये जो सिस्टम है जिसमें 2 GB की रैम है, तो उसको क्या कर रहे हैं, मैंने डिप्लीट करने की बजाय वहां पर कर दिया। तो मुझे पहले से पता था कि अगर मैं अपग्रेड करूंगी तो मैं पुराने का क्या करूंगी, ठीक है। उसके बाद अब मान लो वहां भी सिस्टम खत्म हो जाता है, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं उस सिस्टम से छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोहल्ले के, फिर मैं उनको पढ़ाऊंगी, देखो ये तार यहाँ से यहाँ जाती है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, मैं उनको पढ़ाऊंगी। मतलब मेरे पास प्लान है, यानी कि आपके पास भी ऐसा क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि आप इसके बाद क्या करेंगे जब ये चीज खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद बच्चा कह रहा है कि मैम फिर हम म्यूजियम में रख लेंगे उसको। चलो ओके, मैन्युफैक्चरर्स रीसाइक्लिंग सर्विसेज। आप ऐसा मैन्युफैक्चर ढूंढो जब आप कोई चीज खरीद रहे हो तब भी, एंड इवन अगर आप एग्जिस्टिंग यूज करो तब भी, आप ऐसा मैन्युफैक्चर ढूंढो जो कि आपकी चीजों को रीसाइकिल करने में मदद करे। नेक्स्ट इज परचेज। कैसा परचेज करना चाहिए, ऐसा डेस्कटॉप परचेज करो, ऐसा नोटबुक परचेज करो जो कि क्या है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसका कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया काफी बेटर हो, जो जहां पर कि मालूम पड़ सके कि हाँ मैन्युफैक्चरर ने कुछ किया है विद अ काइंड ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जहां पर कि हम एनवायरमेंट को सेव कर पा रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई यूज वर्चुअलाइजेशन व्हाइल डूइंग द परचेज, बिफोर डूइंग द परचेज। और जब वो मेरा एग्जाम्पल आपको याद आ रहा होगा कि वी वेंट टू लाइक शॉपिंग के हमें और कंप्यूटर्स चाहिए, तो वो सब चीजें खत्म हो गई ना, अब हमें और सिस्टम नहीं चाहिए, एक सिस्टम से काम हो जाएगा। पेपर के रिस्पेक्ट में क्या बोला, रिड्यूस पेपर कंजप्शन। कैसे कैसे, ईमेल कर लो, ऑन मार्केटिंग को भी पैम्पलेट के थ्रू मत करो, कैसे करो, ऑनलाइन करो। अभी तो मैं बहुत देखती हूँ जब एग्जाम होता है ना स्टूडेंट्स का, उसके बाद सब वहीं पर ही पैम्पलेट वगैरह लगा के सब खड़े होते हैं। तो ये जो पैम्पलेट है क्या है, सिस्टम से बनते हैं पैम्पलेट, अगर वो ऑनलाइन मार्केटिंग करते तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर विद द स्मॉल मार्जिन्स। इज दैट क्लियर? अब ये देखो, ये अलग से भी आ सकता है, वो आपसे बोल सकता है कि आप ये बताओ कि पेपर के रेस्पेक्ट में ग्रीन कंप्यूटिंग में क्या पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक भी बोल सकता है वो आपसे। और या फिर वो ऐसा भी कर सकता है, जैसे मान ले कि उसने ये पॉइंट बोल दिया, यूज ईमेल, ठीक है, ये बताओ कि इन पांचों में से कौन से हेडिंग में फॉल करता है, तो इट फॉल्स इन द पेपर हेडिंग बिकॉज इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पेपर। ऐसा भी आ सकता है इन द एमसीक्यू। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी क्या बोलते हैं, एलसीडी यूज करो। जो पुराने सिस्टम्स है ना, जो वो ऐसा मॉनिटर आता था, जो जिसका पीछे की चीजें इतनी मोटी मोटी होती थी, डब्बा कहते बैक मतलब बहुत मोटा होता था, उसकी जगह क्या यूज करो, एलसीडी यूज करो। अब तो एलईडी आ गया है, तो स्टडीमैट पुराना ही है, हम भी पुराना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नोटबुक्स यूज करो रादर देन डेस्कटॉप्स। ये कौन सी नोटबुक्स है, ये लिखने वाली नोटबुक्स नहीं है, ये जो वो नोटबुक्स आती है ना, नोटबुक्स मैकबुक एयर लाइक ऐसा कुछ, कि ज्यादा से ज्यादा डेस्कटॉप्स, यानी कि बेसिकली वो क्या कह रहा है, लैपटॉप्स जो हैंडी मोबिलिटी वाली चीजें है ना, वो ज्यादा यूज करो इंस्टेड ऑफ नॉन मोबिलिटी सर्विस चीजें। डेस्कटॉप एक जगह रहेगा, अब कल को आपको कहीं जाना पड़ेगा तो फिर क्या होगा, आप दूसरा नया डेस्कटॉप खरीदोगे। बट अगर आपने नोटबुक्स लिया होगा, आपने लैपटॉप लिया होगा, आपने मोबिलिटी वाली चीजें ली होंगी, तो आपको शायद नया डेस्कटॉप लेने की जरूरत ना पड़े। पावर डाउन ड्यूरिंग द सीपीयू इनएक्टिविटी। वेब कॉन्फ्रेंसिंग रादर देन ट्रैवलिंग, यानी कि आप मिलो मत, फेस टू फेस मीटिंग मत करो। कहां करो मीटिंग बेटा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग। ऑनलाइन क्लासेस करो वर्सेस फेस टू फेस क्लासेस। इट इज गोइंग टू सेव द एनर्जी। एसी का खर्चा बच जाएगा। हाँ, कहां चलेगा, घर पे तो अब भी चल रहा होगा, तुम्हारे घर पे कोई होता नहीं है? नहीं, हमारे घर में तो सब होते हैं भाई। अब डबल डबल खर्चा करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट का खर्चा भी करना पड़ता है और घर का खर्चा भी करना पड़ता है।
क्या 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 आज पंच कुछ जांच में ही है। आराम आराम से। ओ सेपरेट रूम चाहिए, चल चल सेपरेट रूम, बड़े आए नवाब भी, सेपरेट रूम सेपरेट बाइक। मेरे घर आओ, मालूम पड़ेगा, इतनी फैसिलिटीज तुम्हें मिल रही है यहाँ पर, तो मालूम पड़ेंगे तुम्हारे को। हमारे यहाँ पे ना रोटी भी तभी मिलती थी जब आप मतलब वो चीजें कर लोगे जो आपसे करने को बोली गई हैं, वरना रोटी भी नहीं मिलेगी आपको। क्योंकि आपको रोटी इसलिए मिल पा रही है बिकॉज कोई कमा पा रहा है, ठीक है, और कोई कमा इसलिए पा रहा है क्योंकि वो कमाने योग्य बना, तो आपको भी कमाने योग्य बनना पड़ेगा। एंड आई बिलीव कि आपके घरों में भी ये स्ट्रिक्ट सिस्टम होना चाहिए ताकि आप लोग काबिल बने, वरना बाप के पैसों पे तो सभी इतराते हैं, जो अपने पे इतराए वही तो असली इंसान। सही बात है ना। चलो, सो ग्रीन कंप्यूटिंग डन हो गया। इसके बाद में जो ये टॉपिक है ना बेटा, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दो, मैं कभी कराती नहीं हूं। पहली बार बच्चा खुश होया कि मैम वाओ, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड चैलेंजेस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए अपने मन से, ओन लैंग्वेज से, कि आपको नहीं लगता कि ग्रीन कंप्यूटिंग को अप्लाई करने में सच में कोई चैलेंजेस आएंगे? आएंगे। एक तो आप ही ने बता दिया, जैसे ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो टॉपिक समझो क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग के चैलेंजेस, यानी कि इंप्लीमेंट करते वक्त के क्या चैलेंजेस आएंगे। लोग क्या करेंगे, सोचो, रजिस्ट करेंगे हर चीज की दो चीजें बताओ, टाइम एंड कॉस्ट। ये बताओ कि पीडीएफ फाइल से पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा, ये वो जो आप नेगेटिव बता सकते हो ग्रीन कंप्यूटिंग का, वो नेगेटिव बता दो। बात अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप लेकर आ सकते हो। इज दैट क्लियर? हाँ एनिमली, क्या हो बेटा? हाँ बिल्कुल सही बात है, यही चैलेंजेस लिखो। और क्या बोलते हैं, वी अस्पायर फॉर दैट रिसाइकल थिंग एंड बायोडिग्रेडेबल थिंग, बट इट सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकेबल, नॉन फिजिबल, राइट। नेक्स्ट, अब आप बता सकते हो कि अगर आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे होगे, जैसे मैंने आपको बैटरी कार का बताया, जो एलिमेंट अभी आप पेट्रोल से बैटरी पे गए तो अब बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ गया, तो जिस पे जाओगे, जिस पे शिफ्ट होगे, उस पे भी तो लोड आ जाएगा, तो फायदा ही क्या हुआ, एक का माइनस किया तो एक का प्लस हो गया, फिर उसके माइनस करने के लिए वो करेंगे। तो जब चैलेंजेस आएंगे तो लिख लोगे ना ओन लैंग्वेज के अंदर। वैसे आते नहीं है, ना के बराबर चांसेस हैं, बट फिर भी अगर लगे तो उसको क्या कर लेना, एक बारी रीड कर लेना, वो सॉरी ओन लैंग्वेज में लिख लेना, कोई दिक्कत। सो वी आर डन अप्रोक्सीमेटली मेजर टेक्नोलॉजीज ऑफ द चैप्टर एंड और मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूँ। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास यू पीपल आर गोइंग टू ब्रिंग द स्टडी मटेरियल। तो अपन लोग क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 के किए थे ना। तो आपने जो फ्लो चार्ट है ना इस चैप्टर के, जो मैंने बनवाया है ना, फ्लो चार्ट बनवाया कि नहीं बनवाया, तो वो जो फ्लो चार्ट आपको बनाया है वो आपने ध्यान में रख के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अगली क्लास में स्टडी मैट लिया जाएगा, याद से चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस करेंगे एंड फर्दर आप चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 2 का रिविजन करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसका फिर सोच रहे हो ना कब से मैम छोड़ दे, बस यही सोच रहे हो ना तुम। इसकी हालत देखो, मम्मी ने तेरे लिए लंच भेजा तो है,